कहानी के शुरुआत में समुद्र में कहीं एक प्रिजन होता है जिसे नानमा प्रिजन कहा जाता है। ये प्रिजन इसलिए फेमस है क्योंकि इस प्रिजन के अंदर से आज तक कोई भी कैदी बाहर नहीं निकल पाया है, मगर यहाँ से कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगते हैं। इसी वजह से ही सभी गेट्स को ही बंद किया जाता है। इन सभी कैदी को एक स्पेशल नंबर मिला होता है एंड ये सभी ही आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर ये एक नए जगह पे चले आते हैं जहाँ पर लेजर्स बिछे होते हैं। इसी वजह से ही लड़की को रोक कर ये लड़का आगे बढ़ता है डांस करते हुए एंड वो दो भी इसे फॉलो करते हैं, मगर मुश्किलों में ये गिर जाते हैं। बट कुछ भी नहीं होता है क्योंकि नंबर 15 ने पहले ही इसे अनलॉक कर लिया है। ये खुशी मना ही रहे थे मगर तभी ही इनका सैंडविच बनने वाला है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसे करके ऊपर चले जाते हैं। फिर ये एक डेक से आगे बढ़ते हैं स्लीपिंग गैस को चकमा देते हुए नए जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे एक और नया प्रॉब्लम है। इसे सुपीरियर खुश है मगर इसे किसी तरह से नंबर 15 बचता है बाकियों को बचाने के साथ ही। नंबर 15 एंड उसके गैंग बच चुके हैं, जिसका वजह से सुपीरियर एंड ये लड़की खास तौर से परेशान है क्योंकि अगर ये यहाँ से भाग जाते हैं तो इनकी सैलरी से पैसा कटेगा। मगर इनकी चिंता को दूर करने के लिए यामाटो यहाँ पे आ चुका है, जो कि इन सभी के पीछे ही जा रहा है। मगर थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद ही वो अपना रास्ता भूल जाता है, जिसके वजह से सुपीरियर गुस्सा हो जाते हैं और डायरेक्शन का यूज करते हुए ये यहाँ पर चले आते हैं जहाँ पे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि शूट करते हैं एंड निको नंबर 15 को बचा लेती है मगर उसे हिट होता है, मगर निको को कुछ भी नहीं होता है। फिर ये सभी को ही पीटने लगते हैं और निको डॉग्स को भी कंट्रोल कर लेती है। फिर बहुत ही मुश्किल पड़ावों को ये पार करते हैं। एग्जिट की तरफ ये निकल जाते हैं मगर अब इनका सामना सुपीरियर से होगा। नाउ नंबर 15 एंड उसके गैंग के सामने एक बहुत ही बड़ा गेट है जिसपे बहुत सारे लॉक्स हैं। नंबर 15 कॉन्फिडेंट होता है कि लॉक को वो खत्म करेगा, मगर ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से टाइम बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है एंड सिर्फ 10 मिनट के अंदर में ही ये जगह एक्सप्लोड हो जाएगा। मगर अपने स्किल्स का यूज करते हुए उसे रोक देता है नंबर 15, वो भी 0.1 सेकंड के टाइम लिमिट पर। फिर जुगो अपने बाकी लोगों के साथ बाहर चला आया है मगर बाहर सुपीरियर है। नंबर 69 हमला करने के लिए आगे तो बढ़ता है मगर वो मार खा के नीचे गिर जाता है। फिर नंबर 1 भी डाउन हो जाता है एंड निको भी डाउन हो जाती है घबरा कर ही। यहाँ तक कि जुगो भी नहीं बच पाता है। फिर सभी की ही अच्छे से पिटाई होती है और फिर ये सभी ही अपने जेल में आकर बंद हो जाते हैं। और यह इन सभी का एक दिन में ही दूसरा अटेम्प्ट था, जो कि हमें सुपीरियर से पता चलता है। सो यह है नानबा प्रिजन, जहाँ से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया है। अब अगला दिन आ चुका है जहाँ पर सुपीरियर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तभी वहाँ पर ब्लू आके बताती है कि किसी को उसे मिलना है। ये और कोई नहीं बल्कि जुगो होता है क्योंकि उसे बोरिंग फील हो रहा है। वो चाहता है कि उसका एंटरटेनमेंट किया जाए। बाकी लोग भी अपने ख्वाहिशों को बताने लगते हैं, जिसकी वजह से जिमी जो कि सुपीरियर है वो परेशान हो जाता है। और इनके केज में इनका लैपटॉप भी है जहाँ पर ये न्यूज को भी पढ़ते हैं और ये जिमी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि जो न्यूज में जो पर्सन था, जो मॉडरेटर था, वो यहाँ पे ना आए क्योंकि यहाँ पर पहले ही जगह नहीं है। जिमी ये बताता है, मैं तुम्हारा स्कूल टीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ का सुपीरियर दी जेलर हूँ। मुझे क्या पता कौन यहाँ आएगा या नहीं आएगा, ये मेरे हक में नहीं है। यहाँ पे दोनों ही बातें कर रहे हैं जहाँ पर जुगो ये बताता है कि उसे लड़की चाहिए, मगर 11 नंबर कहता है तुम्हें उसके बारे में तो कुछ पता है नहीं, सोच के मुझे बताओ क्या चाहिए। बात को सुनता ही जुगो बताता है कि अब उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। इंसिडेंट खत्म होता है, ये सभी बैठे हुए हैं जहाँ पर ये बताते हैं कि इनके सुविधा के लिए यहाँ पर एसी है, अच्छा बेड है, जिम इक्विपमेंट्स है, टोटल स्वर्ग। खाने के लिए 3 टाइम खाना मिलता है, तो कौन यहाँ से बाहर जाना चाहेगा। और यहाँ तक ये मैगजीन एंड स्पोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं खाली टाइम में। और एक और बात, ये यहाँ से नहीं भागना चाहते हैं और बाहर यामाटो अपने एक्सरसाइज को कर रहा है। अगेन सुपीरियर नंबर 15 को फिरता है क्योंकि वो दिन में ही भागने की कोशिश करता है। जुगो सभी को ये बताता है कि उसे एक स्वीट लेडी दिखी थी बाहर, जो कि हॉट है, स्वीट है, क्यूट है एंड बहुत ही अच्छी है दिखने में। इसी वजह से ही सभी लोग विजिटिंग रूम के पास दौड़ कर जाते हैं। वहाँ वो लड़की होती भी है। लड़की को देखकर बाकी लोगों को यकीन नहीं होता है कि यह लड़की सुपीरियर की गर्लफ्रेंड है, मगर वो जिमे की बहन होती है। मगर जिमे समय पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिमे की ब्रदर है एंड उसका नाम हिटोशी है। इस बात से सभी परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर कोई और आती है, ये और कोई नहीं बल्कि वार्डन होती है। इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जिमी को कि वार्डन आ चुकी है। इसी वजह से ही वो यहाँ से निकल जाता है एंड हितोशी से बात करने के लिए यहाँ पर जुगो चला आया है क्योंकि उसे लड़कों से फर्क नहीं पड़ता है। वार्डन से हमें पता चलता है कि जुगो के पापा कुछ ज्यादा ही बड़े कांड कर चुके हैं, वो भी इसी जेल में। जुगो ये बता रहा है कि वो हर एक ताले को ही खोल सकता है मगर अपने हाथ एंड गले को नहीं, क्योंकि वो बस नहीं खुल सकते हैं। साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की है मगर उन्हें कुछ भी नहीं पता है। हालांकि जुगो को इतना याद है कि किस पर्सन ने उसके हाथों एंड गले में इसे फिट किया है और उस स्कार पर्सन को ढूंढने की कोशिश हर एक जेल में ही जुगो ने किया मगर उसे वो नहीं मिला। फिर वार्डन के सामने जिमी है
वार्डन जिमी से पूछ रही है कि क्या किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की है, मगर जिमी मना करता है। उसे ये पोर्शन बताने की असलियत कोशिश करता है, मगर उसे जिमी रोकता है। जाते हुए जिमी ये बताता है कि मेरे लिए ये सभी लोग ही नौसिखी एंड बेकार है, तो मुझे इनसे चिंता और फर्क नहीं है। इस बात को सुनते ही पलट जाती है वार्डन एंड उनका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। इस बात से नहीं कि उसे गुस्सा आ रहा है, बल्कि इस बात से कि वो जिमी पे फिदा है। उन्हें जिमी काफी क्यूट एंड कूल लगता है। यहीं पे जिमी खुश है कि वो नहीं पकड़ा गया। फिर सभी का ही रोल कॉल होता है, वहाँ पर सभी होते हैं मगर नंबर 50 नहीं होता है। इस बात से जिमी परेशान हो जाता है। वो खोज करता है, मगर थोड़ी देर में जब उसके रूम में वो जाता है तो वहीं पर ही नंबर 15 सो रहा है। जहाँ वो सो रहा था वो रूम यामाटो का है, इसीलिए ही यामाटो आके ये बताता है कि कल रात वो ट्रेनिंग कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है, ये सभी यहाँ पे खा रहे हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा खुश है नंबर 69, क्योंकि उसे खाना काफी पसंद है एंड वो सबको भी थैंक यू कहता है, जिसका नाम सीरो है। सीरो इनके लिए एक बड़ा सा केक लाता है। दरअसल सीरो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए सभी लोग उसे डरावना मानते हैं, मगर असल में वो दिल का काफी अच्छा है। इन्हें एक क्यूब मिलता है जो कि इन्हें दूसरे मुजरिमों से मिला है, मगर इन्हें ये नहीं पता है कि यह है क्या। तभी नंबर 11 आके इन्हें बताता है कि यह क्यूब है, वो इन्हें सॉल्व भी करता है, ये बताते हुए कि इसे सॉल्व करना काफी मुश्किल है, मगर नंबर 15 आसानी से उसे सॉल्व करता है। एक और पजल को सॉल्व करता है जिसे उसे नंबर 11 नहीं दिया था। इसे सॉल्व करने की वजह से ये दोनों ही डरने लगते हैं एंड फिर वहाँ पर सुपीरियर के आने की वजह से रुक जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें काम करने के लिए जाना है। ये दोनों काम कर रहे हैं, इनका काम थोड़ा सा मुश्किल है मगर बाकियों का आसान, ऐसा इन्हें लगता है, मगर सुपीरियर बताता है कि ऐसा नहीं है एंड अपना काम खत्म कर चुकी है। निको मगर उसके काम को देख के उसे मार पड़ती है और नंबर 11 को भी, और इन दोनों ने अच्छा काम किया है ऐसा जिमी बताता है, मगर अपनी बेवकूफी की वजह से ये भी मार खाते हैं। अब परेशान होकर जिमी बैठा है। ब्लू भी इस बात से परेशान है कि अगर उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है तो वो अपना रेंट कैसे पे करेगी। परेशान नंबर 15 भी है, मगर क्यों किसे पता। फिर ये दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। जिमी से जुगो ये पूछता है तुम सच्चाई क्यों नहीं बताते हो वार्डन को। जिमी बताता है क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी बेकार की परेशानी हो। अब वार्डन से मिलने के लिए जिमी यहाँ से निकल जाता है। ट्रेन से होते हुए वो बाकी के सीन्स को हमें देखने का मौका दिलाते हुए काफी सारे सिक्योरिटीज को पार करता है एंड एक जगह पे उसके पास काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं और ये सभी ही सुपीरियर्स ही हैं। जिमी को सभी सुपीरियर से एहसास दिलाते हैं कि अंदर वार्डन काफी ज्यादा गुस्सा है, वो किसी को खत्म भी कर सकती है, तो आराम से। वहीं पे वार्डन इस बात से काफी नर्वस है कि वो वापस से जिमी से मिलने वाली है। रूम के अंदर आके जिमी रिपोर्ट्स को सबमिट करता है एंड सबमिट करने वक्त ही एक बार गलती से हाथ टच होता है, जिससे वार्डन ऐसी है, दूसरी बार ऐसी है। वार्डन को सोच रही है मगर दूसरी तरफ जिमी को मार पड़ती है क्योंकि उसने वार्डन को छुआ है। इसी बात के लिए जिमी माफी भी मांगता है। वार्डन खुश नहीं है, साथ ही उसे मंगी कहते हुए जिमी भी पीटता है। रिपोर्ट में वो बताता है कि क्यों यहाँ से बाकी प्रिजनर्स भागना चाहते हैं, हालांकि वो नहीं भी भागना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के फैसिलिटीज काफी अच्छे हैं। बताया जाता है नंबर 25 अमेरिका से है, जिससे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स का शिकार होना पड़ा है कंसिडरिंग ड्रग्स। वो भागने की कोशिश इसलिए करती है क्योंकि उसे नीडल यानी कि सुई से डर लगता है। वो बाल को आसानी से ही तोड़ सकती है, मगर नानबा में उसे यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ खुश है क्योंकि यहाँ पर नीडल्स का यूज नहीं किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में। नंबर 69 के बारे में बताया जाता है, जो कि अमेरिका से ही है। वो एक गैंग के साथ रहता था, मगर एक दिन उसकी गैंग पकड़ी जाती है। वो अपने जेल से इसलिए भागा था क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा नहीं था। नंबर 11 ब्रिटिश है, उसे कैसीनो में काफी अच्छा लगता था। वो काफी बड़ा गैम्बलर है। बताया जाता है कि वो लड़कियों के लिए ही गैम्बलिंग करता था। इससे इस पर्सन को लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए पैसा जमा करता था, मगर बताया जाता है वो वहां से भागा क्योंकि उसे एक लड़की के साथ डेट पे जाना था। नाउ नंबर 15 जो कि एक जापानीज है, वो जिस जेल में भी गया वो अकेले ही आसानी से वहां से निकल जाता था, मगर यहाँ पे आने के बाद वो भागने की कोशिश करता है, मगर इसलिए क्योंकि ये अब उसकी हॉबी बन चुकी है, एंटरटेनमेंट एंड किलिंग की हॉबी। जिमी यहाँ से निकल जाता है। उसने जुगो को पकड़ा है क्योंकि वो फिर से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये माहौल उसके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इस बात से सभी एग्री करते हैं। फिर एक नए कैदी को नानबा प्रिजन में सेंड किया जाता है। दूसरी तरफ नानबा प्रिजन में ब्लू काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि वो ये बताता है कि उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं नंबर 13 के सभी ही कैदी, और इसी वजह से ही वो परेशान है। यहाँ तक कि वो इस जॉब को छोड़ने का डिसाइड कर चुका है, मगर उसे ऐसा करने से जिमी रोकता है, ये कहते हुए कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम किसी भी जॉब को ठीक से नहीं कर पाओगे। वो उसकी मदद करेगा। वो सभी की कमजोरी बताता है। वो बताता है कि लड़कियां कमजोरी है,
नंबर 11 की, तो जाके उसे कोई मैगजीन का टुकड़ा दो जिसमें लड़कियों की इन्फॉर्मेशन हो। नंबर 69 को फूड का मेन्यू दिया जाए क्योंकि उसे काफी ज्यादा खाने पसंद है। नंबर 25 को एनिमे दिखा, वो उसे काफी खुश होगी। एंड लास्ट नंबर 15 को अकेला रहना पसंद है, तो उसे छोड़ दो ऐसे ही, अगर वो अकेला रहेगा तो वो अच्छा फील करेगा। ना वार्डन के पास आके नए कैदी को कहाँ रखना है इस बात की इन्फॉर्मेशन लेके जिमी निकलने लगता है, मगर जाने से पहले वह पूछता है कि वार्डन याकाशी तुम्हें चाहिए क्या। उसके जाने के बाद याकाशी बताती है कि तुम, क्योंकि उसे वो पसंद है। एंड नाउ अब सिटारो अपनी सभी जरूरी चीजों को इकट्ठा कर चुका है, वो जाने के लिए तैयार है। वो निकलता है मगर उसे जिम्मी रोकता है क्योंकि उसे एक नए कैदी को नंबर 13 में ले जाना है। यहाँ ये सभी बातें कर ही रहे हैं कि इनका पास एक नया कैदी आएगा एंड वहाँ पर चला आता है नया कैदी जिसका नाम है सुकोमो एंड ये नंबर 99 है। बीइंग अ निंजा, वो भी जापान से। ये तीनों काफी खुश है। जुगो बताता है कि एक निंजा नहीं है मगर उसके पीछे ही वो चला आता है, यानी कि एक निंजा है जिसके पास कुनाई है, जिसे देख करके ये तीनों काफी खुश है। एंड फिर जुगो के कहने पर सुकुमो ये बताता है कि वो एक शिनोबी है जिसने शिनोबी की धरती पे जन्म लिया है। उसका काम शहरों में रहकर ही है। एंड वो जब पकड़ा गया तो उसने काफी सारे जेल से भागने की कोशिश की मगर वो हर बार ही पकड़ा गया है, जो कि जुगो के जैसा ही है। इसलिए ही वो जुगो को चैलेंज करता है ताकि उसका टाइटल उसे मिल जाए। शुरू में जुगो नहीं मान रहा था मगर अब बात उसके इज्जत पे, इस वजह से ही वो मान जाता है। और अब सिटारो रोते हुए यहाँ आया है। जिमी के पूछने पे वह बताता है कि वो सभी के पास गया था उन्हें उनकी चीजों बांटने के लिए, मगर सभी ने उसे इग्नोर किया। और वक्त आ चुका है, यानी कि 12 बज चुके हैं, तो अब ये लड़ेंगे। एंड सुकोमो के पीछे ये तीनों है क्योंकि इन्हें जजिंग करना है, खास तौर से निको यहाँ पे इसलिए क्योंकि उसे निंजुत्सु देखना है। पहले लोग को जुगो बड़े ही आसानी से खोल के आगे बढ़ता है, दूसरे को भी आसानी से ब्रेक करता है। इसके बाद वो ये बताता है मैंने 2 लॉक्स को खोला है अकेले ही, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जीत चुका हूँ। अब ये कुछ और करे कि पहले ही वहाँ पर जिमी चला आया है क्योंकि असल में ये तीनों यहाँ से भाग रहे हैं, मतलब सभी ही। अब यहाँ पे इनके पिटाई होगी उससे पहले ही सुकोमो अपने निंजुत्सु का यूज करता है मगर उसे आसानी से ही देख लेता है जिमी, इसके वजह से उसे मार पड़ती है। अब सुकोमो ये बताता है कि अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो मुझे वो टाइटल मिल जाएगा, यानी कि दी एस्केप का टाइटल उसे मिल जाएगा। वो अपने निंजुत्सु का यूज करता है मगर अपने ही आसपास वो सभी कील्स को बिछा लेता है, यानी कि वो फंस चुका है। एंड ऑफिस रूम में सभी ही कैमरा के फुटेजेस से सिटारो सुकोमो की पिक्चर्स ले रहा है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे जिमी ने कहा है। नाओ यामाटो अपने घोड़े पे सवार होकर यहाँ चला है क्योंकि कल कुछ स्पेशल है, इसलिए ही आज इन्हें डेकोरेशन करना है। वो मदद चाहता है इन सभी की। अब डेकोरेशन से पहले इन्हें यहाँ की सफाई करनी है। यहाँ पर सभी गार्ड्स नहीं आए हैं क्योंकि वो चले गए हैं वार्डन ऑफिस की सफाई के लिए। और जिमी को सफाई करता देखकर वार्डन काफी अच्छा फील कर रही है, उसके लिए ये पल काफी ज्यादा अच्छा है। ये बात अलग है कि जिमी की काफी ज्यादा फट रही है। उसके पसीने को पाकर वार्डन काफी खुश है। काम खत्म होता है, ये यहाँ से निकल जाते हैं और वार्डन कुछ ऐसा कर रही है। नाउ ये सभी यहाँ पर बैठे हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है एंड उसके नाम को भी अनाउंस करना है। ये ईयर खत्म होने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है और उसका बेल भी बजाया जाता है। और इस बेल की धुन से वार्डन काफी खुश है क्योंकि इस बेल को और कोई नहीं बल्कि जिमी बजा रहा है। हर एक बेल की धुन के साथ ही हम कुछ लोगों को देखते हैं। नाउ न्यू ईयर का वक्त आ चुका है। ये अपने न्यू ईयर को एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मीन्स ऑफ आज यहाँ पर एक टूर्नामेंट होगा, वो भी हर एक बिल्डिंग के ही टीम से। जो भी जीतेगा उसे एक स्पेशल प्राइज मिलेगा एंड इन सभी की ही देख रेख वार्डन कर रही है। यहाँ पे एक एक करके हर एक बिल्डिंग के ही जेलर चले आते हैं। हम ये देखते हैं कि इनमें कंपटीशन हो रहा है एंड फिर ये पर्सन जिसका नाम सुरून है वो कमेंट्री करने वाला है। और इनका पहला कंपटीशन शुरू होता है जहाँ पे इन्हें एक पेपर पे अच्छी राइटिंग लिखनी है। अब इन राइटिंग के वजह से ये लोग परेशान है क्योंकि अच्छे से नहीं लिख सकते हैं, मगर इन्हें जुगो पे यकीन है, मगर उसका बेरा भी घर की है। मगर ये अपनी रैंकिंग को टॉप पे बनाने में कामयाब होते हैं जिमी के वजह से, क्योंकि वो काफी अच्छे से इस कंपटीशन को कंटिन्यू कर रहा है। और जिमी के हाथों के पेपर पे अपना नाम इमेजिन करती है वार्डन, जिससे वो खुश है। अगला कंपटीशन शुरू होता है एंड इस बार कंपटीशन 2 हाउसेस के बीच में है, यानी कि जिमी वर्सेस द मंकी मैन। अब राइस को कूटने के लिए लकड़ी का हथौड़ा लेके आता है यामोतो, मगर नंबर 50 उसे नहीं संभाल पाता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही भारी है। मगर ऐसा नंबर 69 के साथ नहीं है क्योंकि वो उसे संभाल पा रहा है, इसी वजह से ही उसे ये काम करने के लिए दिया जाता है। एंड दूसरी तरफ एक और नया कैंडिडेट है जो कि बिल्डिंग 5 से, उसका नाम इनोडी है, जिसके साथ नंबर 2 का कैदी है। अब कॉम्पिटिशन शुरू होता है। फिर यामोतो अपनी काम करने लगता है तो नीचे से रखवाली कर रहा है नंबर 69 एंड तभी ही नंबर 2 का कैदी उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से एक डाइस निकल जाता है। दरअसल हमें ये पता चलता है कि नंबर 69 नंबर 2 के कैदी को जानता है क्योंकि इससे पहले वो उसकी ही बिल्डिंग में रहता था। फिर वो नंबर 2 का कैदी अटैक करता है नंबर 69 पे, जिसकी वजह से उसका हथौड़ा भी टूट जाता है।
अब यहाँ पे लड़ाई का माहौल बन चुका है, तो दूसरी तरफ यामाटो पे भी इनोरी अटैक करता है क्योंकि उसे इस कंपटीशन को जीतना है। नंबर 2 से हमें यह पता चलता है कि जब वो नंबर 69 के साथ था तो जाने से पहले नंबर 69 ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी। इसी वजह से ही उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की ताकि वो अपना बदला ले सके उससे। एंड अब वो अटैक कर रहा है उस पे, उसे हराने के लिए। नंबर 2 नंबर 69 से ये पूछता है, मैं यहाँ पे बदला लेने के लिए लड़ रहा हूँ, तुम किस लिए लड़ रहे हो? नंबर 69 बताता है कि वो लड़ रहा है ताकि उसे स्टोन ओवन मिल सके। दरअसल उसे उसमें अच्छे अच्छे खाने पकाना है, खास तौर से पिज्जा, क्योंकि उसमें वो काफी अच्छे से बनते हैं। अब अपने ओपोनेंट की ऐसी विश को देखकर, ऐसी विश को जानकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अपने स्पेशल मूव का यूज करते हुए। ये स्पेशल मूव काफी ज्यादा स्पेशल होता है, मगर इस मूव को आसानी से ही नंबर 69 रोक लेता है और ये उसे बताता है कि अगर तुम मेरे गोल्स का मजाक उड़ा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए काफी बुरी बात होने वाली है। ऐसा कहकर वो उसे गोल गोल घुमाने लगता है तेजी से। फिर नंबर 69 उसे पंच करके दूर कर देता है और इस पंच के वार से ही नंबर 2 बेहोश हो चुका है, यानी कि वो हार चुका है। इस बात को इनोडी भी जान लेता है और अब क्योंकि अपने अपोनेंट को नंबर 69 ने हरा दिया है, इसीलिए ही यामाटो भी आगे बढ़ता है और वो पंच करके अपने ओपोनेंट को भी दूर कर देता है क्योंकि उसे भी ये टूर्नामेंट जीतना है। एंड वो काफी ज्यादा हाइप अप हो चुका है नंबर 69 के वजह से और अब ये जीत चुके हैं। एंड इनके लिए अब भी 2 टीम्स रेडी हो रहे हैं क्योंकि इनका मुकाबला उन्हीं से करना है। फिर अगला कंपटीशन शुरू होता है एंड उस कंपटीशन का नाम याकुनो निशु है। अब क्योंकि ये गेम जापान से है, इसलिए ही जुगो पे काफी ज्यादा प्रेशर है क्योंकि उसे ही चूज कर लिया जा सकता है। मगर तभी ही नंबर 11 अपना हाथ खड़ा करता है, ये कहते हुए कि वो इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा। अब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए ही कोई कुछ भी नहीं कह पाते हैं। साथ ही मुकाबला सिटारो एंड कीटी नित्सुबा में भी होगा। एंड कीटी नित्सुबा की टीम में क्लो यानी कि नंबर 3 एंड नंबर 82 हॉन है। एंड इन दोनों की कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा चमकदार हैं, हाँ लिटरली चमकदार हैं। इसी वजह से ही नंबर 11 भी कामेहामे यूज करता है, मगर वो कुछ भी नहीं होता है इनके सामने। और नंबर 11 ने फैसला किया है कि वो इन्हें नहीं छोड़ेगा। फिर गेम शुरू होता है। गेम के शुरू होते ही हम देखते हैं कि सिटारो बड़े ही आसानी से सभी कार्ड्स को कलेक्ट कर रहा है उनके नाम लेने पर। एंड इस बीच कीटी नित्सुबा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मगर दूसरी तरफ हमारा नंबर 11 हार रहा है। इसी वजह से ही वो काफी ज्यादा परेशान है, मगर चिंता ना करने के लिए नंबर 15 कहता है। एंड बैटल ग्राउंड में अब भी वो हार ही रहा है। साथ ही उसके टीममेट्स अपोनेंट के अपने प्लेस को स्विच करते हैं और ये अपने कार्ड्स को इतनी ज्यादा तेजी से पकड़ रहे हैं जिसे कोई भी नहीं देख पा रहा है। इसी वजह से ही बाहर बैठे यानी कि सभी ऑडियंस के साथ बैठे हुए ग्रुप मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड उन्हें परेशान करने के लिए कीटी नित्सुबा भी चला आता है, मगर तभी ही नंबर 15 यानी कि जुगो हमें ये बताता है कि नंबर 11 के पास कोई तो प्लान है क्योंकि वो काफी ज्यादा चालाक है। और ऐसा हम देख पाते हैं क्योंकि वो अब अपने कार्ड्स को आसानी से पा रहा है। रीजन वो बताता है कि वो अपने ओपोनेंट के एक ट्रिक को जान चुका है। दरअसल नंबर 82 किसी भी कार्ड को उठाने से पहले अपना एक फिंगर उसकी तरफ पॉइंट करता है। इसी वजह से ही उसे जानकर नंबर 11 पहले ही उठा लेता है। अब नंबर 82 हार रहा है, इसीलिए ही नंबर 2 पोजीशन चेंज करता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि अब भी नंबर 11 ही जीत रहा है। दूसरी तरफ निको यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो अपना मेडिसिन लेकर आ रही है, मगर वो किसी को फ्लोट करता देखती है। अब बैटल ग्राउंड में नंबर 11 ये बताता है कि वो ही जीतेगा क्योंकि उसे नॉन गैम्बलर बनाना है और वो जीत जाता है। साथ ही अपनी बातों को निको बताने की कोशिश कर रही है जिमी से, मगर वो नहीं मानता है। नाउ अब अगला मैच आ चुका है एंड इस बार ये लोग बे ब्लेडिंग करेंगे। एंड इसके लिए इनके पास एक बड़ा सा टूर्नामेंट स्टेडियम एंड काफी बड़े बे ब्लेड्स भी हैं। और ये मैच होने वाला है जिमी एंड अमुरारे द मंकी मैन के बीच में। देन इसके बाद होगा मुकाबला केचिरो एंड कीटी नित्सुबा में। द मंकी मैन के साथ कैदी नंबर 71 एंड 58 है। अब 58 को देखते ही निको जिमी को नीचे ले आती है कहते हुए कि ये वही लड़का है जिसे उसने फ्लोट करते हुए देखा है। अब क्योंकि जिमी यहाँ पे आ चुका है इसलिए वो पार्टिसिपेट करता है एंड अपने बेई को घुमाता है। मुकाबला शुरू होते ही द मंकी मैन अटैक करवाता है अपने कैदियों से जिमी पर, मगर उससे निको आगे बचाती है। अब निको साथ ही चैलेंज भी कर देती है नंबर 58 को। इसी वजह से ही नंबर 71 आराम कर रहा है। निको 58 से खुद को फ्लोट करने का सिखाने का कहती है, मगर वो मना करता है। इसी वजह से ही वो उस पर अटैक करती है, ये बताते हुए कि अगर वो कुछ मूव्स दिखाएगी उसे तो शायद से वो उसे ट्रेन कर सकता है। मंकी मैन भी अटैक करता है जिमी पे।
और ये दोनों लड़ने लगते हैं। सभी लोग ही वार्डन को देख रहे हैं, जहाँ पे वार्डन नजर रखे हैं इन दोनों पे। सभी को लगता है कि वार्डन इन्हें देख रही है, मगर असल में वार्डन देख तो रही है, मगर वो ये चाहती है कि वो मुकाबला करे जिमी से। अब जिमी का ध्यान हटता है तो उस पर अटैक होता है मैजिक से। ये 58 ने किया है, जिसे देखकर निको काफी इम्प्रेस है। खुद को मूव सिखाने के लिए वो काफी सारे अटैक करने लगती है नंबर 58 पे। एंड ये सभी अटैक्स ही उसने कहीं ना कहीं से सीखे हैं, वो भी एक बार ही देख के। नंबर 71 से हमें पता चलता है कि नंबर 58 अपना एक चेला ढूंढ रहा है, ताकि वो अपने मूव्स को, अपने टेक्निक्स को पास ऑन कर सके। निको खुद को डिसेबल बनाने का कहती है नंबर 58 से, मगर वो मना करता है क्योंकि उसे लगता है निको सीरियस नहीं है। निको बताती है कि ऐसा नहीं है, मगर वो ये भी कहती है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत के गेम की मांग करेगी। नंबर 58 मान जाता है कि अगर वो हारता है तो वो निको को अपना डिसेबल बना लेगा। दूसरी तरफ जिमी जो कि ब्लेड को रोकने के लिए जा रहा था, उसे मंकी रोकता है। मंकी मैन पे जिमी अटैक करता है। इस अटैक को दूसरी तरफ ये दोनों भी नोटिस करते हैं। किचिरो का ध्यान ना होने की वजह से उस पे किचिनित्सुबा अटैक करता है, मगर उस अटैक को किचिरो डॉज करता है। अब इन दोनों के इंटेंस फाइट को देखकर जनता लोग नोटिस करते हैं वार्डन को, जो कि कांप रही है। मैच की वजह से नहीं, अपनी इमेजिनेशन की वजह से, क्योंकि वो ये इमेजिन कर रही है कि वो जिमी के साथ डांस कर रही है। नाउ इस मैच में कोई जोजो ब्रिजाइस के मूव का यूज कर रहा है, तो कोई कामेहामेहा कर रहा है, एंड यहाँ तक कि फ्लेम थ्रोअर का भी यूज होता है। और बेई ब्लेड को भी जिमी उठाकर फेंकता है। एंड ऑफ द मूव्स जीत जाते हैं ये दोनों। और दूसरी तरफ किचिनित्सुबा भी हार चुकी है, या फिर हार चुका है। नाउ द फाइनल मैच होगा बिल्डिंग 13 वर्सेस बिल्डिंग 4 में। फिर शोरन वार्डन के पास चला आया है उन्हें यह जानकारी देने के लिए कि द फाइनल मैच किन किन के बीच में हो रहा है। नाउ शोरन को इतना अंदाजा हो चुका है कि वार्डन को कौन पसंद है, इसी वजह से ही वो चिढ़ाता भी है, इसीलिए ही उसके पीछे वार्डन पड़ जाती है। नाउ ये दोनों ही हॉस्पिटल में है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि ये दोनों ही हार चुके हैं। इनकी मरम्मती हो रही है या फिर हो चुकी है। ये दोनों ही बातें करते हैं नंबर 75 के कैदी के बारे में, क्योंकि वो काफी अच्छा है मेडिसिन बनाने में, एंड उसका मेडिसिन निको पे काम नहीं किया था। रीजन हमें पता है क्योंकि निको का बॉडी अब ड्रग्स एंड मेडिसिन से रजिस्ट कर सकता है। नाउ फाइनल टूर्नामेंट का वक्त आ चुका है, एंड इस बार इन्हें एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल या फिर ये जो भी है इसे खोलना है, यही इनका काम है। अब जो पहले खोलेगा वही जीतेगा। एंड पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर जुगो को भेजा जाता है, बीइंग अ मेन कैरेक्टर ऑब्वियसली। नाउ यहाँ से जिमी जाना चाहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका है, वो कई रातों से नहीं सोया है, इसीलिए ही वो सोना चाहता है, मगर उसे जाने से किचिरो रोकता है क्योंकि पिछली बार वो जिमी के अपोनेंट था एंड वो हार चुका था, इसलिए इस बार वो बदला लेगा। और हाँ, वार्डन जिमी को देखकर सिम्प कर रही है। अब यहाँ से जिमी को जाते हुए देखकर उसे रोकने के लिए किचिरो बताता है कि तुम तो चले जाओगे, मगर एक बार वार्डन को तो देख लो। एंड वार्डन की गुस्सैल या फिर डरावनी नजर को देख के जिमी रुकने का फैसला करता है। अब यहाँ पर हमें एक बेहद ही इम्पोर्टेंट बात पता चलता है कि किचिरो पसंद करता है वार्डन को, मगर उसे ये पता चल चुका है कि वार्डन पसंद करती है जिमी को। इसी वजह से ही किचिरो जिमी पे गुस्सा है, वो उसे बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने जाने अनजाने में ही उसके या फिर क्रश को छीना है उसे। एंड इस बार किचिरो के साथ कैदी नंबर 34 है, जो कि जुगो को जानता है, एंड ये लहंगा पहन के आया है यहाँ पर। और हाँ, ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया, साथ ही इन दोनों में दुश्मनी भी है किसी वजह से। इसी वजह से बैटल शुरू होते ही ये सभी ही आगे बढ़ने लगते हैं अपने उसी पोर्ट को खोने के लिए, मगर रास्ते में ही अटैक करता है नंबर 34 नंबर 15 पे। साथ ही जिमी को जाने से किचिरो रोक चुका है, क्योंकि किचिरो ये मानता है कि अगर वो जिमी से अच्छा फाइट करता है, उसे हरा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं वार्डन की नजर में अच्छा होगा, एंड क्या पता उसका रास्ता भी क्लियर हो जाए, टाका भिड़ जाए उससे। नाउ किचिरो हमला करता है, उसके अटैक को आसानी से ही जिमी डॉज करता है, एंड फिर वो गन तान देता है। ये कहते हुए कि मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये वेपन आया कहाँ से जिमी के हाथ में, वो पूछता है, तो उसे पता चलता है कि वहां से लिया है उसने, क्योंकि ये अवेलेबल है। इसके बाद जिमी उस पे काफी सारे अटैक्स करने लगता है, इंक्लूडिंग मशीन गन्स, एंड उसके हर एक बुलेट्स को अपने दिल पे पाती है वार्डन। नाउ जिमी हारे या फिर वो जीते, वार्डन के दिल में तो उसके लिए ही जगह है। अब भले ही काउंटर अटैक करके किचिरो अपने हैंड्स पे है, मगर उसे तो कुत्ता मान रही है वार्डन। अब एक तरफ जिमी की हालत खराब है, तो दूसरी तरफ जुगो भी कुछ खास हालत में नहीं है। अब यहाँ पर बैटल में जिमी ही आगे चल रहा है, एंड इस बात को ये दोनों भी नोटिस कर चुके हैं, मगर किचिनित्सुबा इस बात से रोता है कि सुपीरियर तो यानी कि वार्डन तो जिमी पे ही फिदा है। इसके बाद वार्डन का दिल जीतने के लिए किचिरो अपने स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, एंड ये इतना ज्यादा तेज होता है कि कोई भी इस टेक्निक को नहीं देख पा रहा है कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा है। इस टेक्निक का यूज करके जिमी को नीचे गिराता है किचिरो। एंड हाँ, दूसरी तरफ जुगो की भी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे उसका अपोनेंट काफी तबीयत से पीट चुका है।
अब जुगो की ऐसी हालत देख के जिमी अपने एबिलिटीज या फिर पावर्स का यूज करके किचिरो के हमले को डॉज करने के साथ ही उसे पंच करता है। से ये पर्सन ये बात करता है कि अगर ये सही में नहीं निकल सकता है तो एक पर्सन है जो कि इसे निकाल सकता है, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ये पर्सन है। इसीलिए ही जुगो चिल्ला कर ये पूछने लगता है कि तुम उसे कैसे जानते हो, मुझे बताओ। गुस्से में आके जुगो काफी सारे हमले करने लगता है। इसी वजह से ही नंबर 34 भी फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है या फिर मैजिक का यूज करता है। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन हो रहा है तो मान के चलते हैं कि इस वर्ल्ड में मैजिक भी कोई कर सकता है। अब उस पर्सन का पता लगाने के लिए एंड इसे हराने के लिए जुगो भी फैसला कर चुका है कि अगर उसे अपना रूप भी बदलना पड़े तो वो करेगा। बाहर से निको अंदर आने की कोशिश करती है मगर उसे रोका जाता है, पर तभी वहां पर बहुत से खतरनाक ऑरा को फील किया जाता है। एंड ये ऑरा और किसी ने नहीं बल्कि जुगो ने ही रिलीज किया है। पता चलता है कि जुगो का बॉडी पूरी तरह से ही चेंज हो चुका है, उसके हाथों में ब्लेड आ चुके हैं। एंड यहाँ पर हम एक और पर्सन को भी देखते हैं, जो कौन है शायद हमें आगे पता चले। एंड फिर जुगो चिल्लाता है गुस्से से। फिर जेल में कोई मिलने के लिए आया है सुकुमो से, और ये उसका पुराना फ्रेंड सापोटोरी है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड यहाँ पे सापोटोरी सुकुमो से इसलिए मिलने के लिए आया है क्योंकि वो चाहता है यहाँ से जब सुकुमो निकलेगा तब जाके वो वापस से काम करे एक दूसरे के साथ, मगर इसके लिए सुकुमो मना करता है। रिवील होता है कि सुकुमो एक एक्टर है। एंड यहाँ पे सापोटोरी उसका मैनेजर बन के आया है। वो ये चाहता है कि सुकुमो यहाँ से निकलने के बाद अपने स्टार एंड अपने करियर को जारी रखे, मगर सुकुमो मना करता है। दूसरी तरफ इनके ही आसपास नंबर 15 है, उसके पास एक छोटा सा कैट भी आता है जो कि जेलर का ही मेंबर है। एंड ये दोनों ही आवाज सुन लेते हैं सुकुमो की, जिसकी वजह से ये उसे देखते हैं, जहाँ पे सुकुमो बता रहा है कि मुजरिम वो नहीं बल्कि सापोटोरी को होना चाहिए था, क्योंकि उसने डायरेक्टर्स के साथ मिलके कुछ गलत काम किए हैं जिसमें सुकुमो का नाम फंसा है। नाम हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डायरेक्टर लेडी होती है एंड वो निंजा मूवी बनाना चाहती है, मगर सापोटोरी नहीं मानता है। बट उसकी चलती नहीं है, जिसकी वजह से ये निंजा को ढूंढने के लिए जाते हैं। जी हाँ, निंजा मूवी है तो निंजा चाहिए, डॉक्टर मूवी अगर आएगी तो डॉक्टर चाहिए, एंड लॉयर के लिए ये असली लॉयर को ही हायर करते हैं। ये निंजा के गांव के लिए निकल चुके थे, मगर इन्हें वहां जाने से रोक दिया जाता है, जिसके वजह से ये वापस से रिटर्न करने लगते हैं, घर पे नहीं बल्कि निंजा को ही ढूंढने की तलाश में। एंड एक जगह पे आने के बाद कुछ फील करती है लेडी डायरेक्टर, एंड उस आवाज का पीछा करते हुए ये यहाँ पे आते हैं जहाँ पर एक छोटा सा लड़का ट्रेनिंग कर रहा है, मगर वो काफी ज्यादा नौसिखिया है। डायरेक्टर उसके पास जाती है क्योंकि उन्हें उनका हीरो मिल चुका है, मगर वो लड़का छुपता है। हाँ, अच्छे से नहीं छुपता है वो। फिर इस लड़के को पकड़ के असली स्नोबीज कहाँ रहते हैं इनका पता पूछती है, मगर वो लड़का नहीं बताता है क्योंकि वो ये बताता है कि वो बाकी स्नोबी के जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी वजह से ही सभी लोग इसे इग्नोर करते थे, एंड इसी वजह से ही ये यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है ताकि ये सभी के नजर में अपने लिए कुछ वैल्यू प्रोड्यूस कर सके। अब इस छोटे से बच्चे के इन सभी बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर उसे ये यकीन दिलाती है कि वो उसकी मॉम है, क्योंकि उसकी रियल मॉम एंड डैड उसे छोड़ के चले गए थे किसी मिशन पे, एंड वो अब तक नहीं आए हैं। एंड साथ ही छोटा सा सुकुमो अपने मॉम एंड डैड की फेस भी भूल चुका है। इसी वजह से ही लेडी डायरेक्टर फायदा उठाते हुए यकीन दिला देती है कि वही उसकी मॉम है, यहाँ तक कि वो उसे एक स्कार्फ भी गिफ्ट करती है। एंड इसी वजह से ही भावुक होकर छोटा सा सुकुमो उसे अपनी माँ मान लेता है। एंड लेडी डायरेक्टर बीइंग अ मॉम उसे ये बताती है कि वो उसे अपने साथ ही रखेगी एक अच्छा शिनोबी बनाने के लिए। एंड अपने ऑफिस में आने के बाद हम यहाँ पे सुकुमो को देखते हैं जो कि अपने माँ से मिलकर उसे ये बताता है कि वो एक अच्छा सा एक्टर बनेगा, वो हर एक चीजों में ही परफेक्शन हासिल करेगा। एंड खास तौर से इस मूवी में वो बहुत ही मेहनत करेगा क्योंकि ये मूवी उसकी माँ बना रही है। बैक टू प्रेजेंट, एंड अब सापोटोरी उसे ये समझा रहा है कि उसे इस मूवी में एंड अपने आने वाले करियर में फोकस करना चाहिए, क्योंकि भले ही उस लेडी ने उस डायरेक्टर ने उसे झूठ बोला कि वो उसकी माँ है, मगर उसने उसे प्रोवाइड किया सभी फैसिलिटीज को, जिसके वजह से वो आज एक अच्छा सा एक्टर एंड जो भी वो है वो बन पाया है, क्योंकि वो एक अच्छा शिनोबी तो नहीं बन सकता था। सो सापोटोरी को सुकुमो के रियल टैलेंट के बारे में पता है। ये पता है उसे कि कितना अच्छा एक्टर है सुकुमो, एंड वो बचपन से ही सुकुमो पे नजर रखता आया है। सापोटोरी यहाँ से निकल जाता है। देन सुकुमो भी बाहर आता है तो उसकी मुलाकात जुगो से होती है, एंड ये पता चलने पर कि जुगो ने उसका फेस देखा है, वो अपने फेस को भी छुपाता है। फिर सुकुमो रियल बात बताता है कि वो क्यों एक्टर नहीं बना चाहता है एंड वो क्यों वहाँ से भाग आया। वो ये बताता है कि उसे अच्छा लगता है कि बाकी लोग उसकी तारीफें करते हैं, एंड वो लाइफ भी एक्टर की लाइफ उसे काफी अच्छा लगती थी, मगर जब उसने ये रियलाइज किया कि सभी लोग ही उसे नहीं बल्कि उसके प्ले करे हुए सभी कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं, इसके वजह से वो अपने कैरेक्टर को भूल गया। वो ये नहीं समझ पाया कि वो खुद क्या है। इसी वजह से ही वो सभी को ही छोड़ छाड़ के अपने पुराने निंजा विलेज के लिए रवाना हो गया, मगर वो रास्ते में खो गया, जिसके वजह से वो किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में चला गया, एंड उसके ओनर को ये लगा कि ये यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है, एंड हेंस वो यहाँ पे चला आया।
अभी के लिए वो यहीं पे रहना चाहता है क्योंकि यहाँ पर रहना उतनी भी बुरी सिचुएशन या फिर हालात नहीं है। एंड इसके बाद अगर उसे यहाँ से निकलना पड़े तो वो अपने ओरिजिनल विलेज में जाना चाहेगा। फिर जुगो सुकोमो से बताता है कि उसे ये लगता है जो अभी सुकोमो है उसे वैसा ही रहना चाहिए क्योंकि जैसा वो है वैसा ही वो है। अब सही में वो बताना क्या चाहता था ये वो खुद ही क्लियर नहीं है, इसी वजह से ही रिप्लाई भी नहीं दे पाता है ढंग से सुकोमो। फिर यहाँ से जुगो भी निकल जाता है। एंड नाउ अभी तुम्हें इतना तो लगा होगा कि हमने फाइट से शुरू की थी, मगर अब हम ये कहाँ आ गए, किसकी बैक स्टोरी हम सुन रहे हैं। दरअसल ये एक फिलर एपिसोड था, अब इसके बाद मेन स्टोरी लाइन पिकअप पे आएगी एंड कंटिन्यू होगी। सो बैक टू द बैटलफील्ड। अब यहाँ पे जुगो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो ये बताता है कि ये सभी ही उस पर्सन की वजह से है एंड इसका नया रूप देखकर सभी लोग ही हैरान हैं। फिर गुस्से से वो अटैक भी करता है जिसकी पावर भी काफी ज्यादा होती है। इस हमले के बाद सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जो कि बच चुके हैं यामाटो के वजह से। नाउ जुगो अपने अपोनेंट्स पे काफी खतरनाक हमले कर रहा है जिसके आउटपुट भी एंड ओवरकम भी काफी ब्रूटल है। इसी वजह से ही इतना तो समझ चुकी है वार्डन की ये सभी ही उसी साइकिल्स की वजह से हुआ है। एंड अब जुगो पहले जैसा नहीं है, वो सभी को ही कमांड करती है जुगो को शांत करने के लिए। ये दोनों ही आगे बढ़ते तो हैं मगर इन दोनों को ही नंबर 34 रोक देता है। वो ये तक बताता है कि वो जो गोजो बना है, पट्टी बना है, वो आंखों पे वो स्टाइल के लिए नहीं है बल्कि इसकी वजह जुगो है। दरअसल जुगो ने पास्ट में किसी वजह से उसके दोनों ही आंखों को फोड़ दिया था एंड इसीलिए ही अपने आंखों का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आकर जुगो से भी लड़ रहा है। यहीं पर ही इन तीनों को यहाँ से निकल जाने के लिए यामाटो कहता है, मगर इन तीनों को ही जुगो की चिंता है। यामाटो यह तक बताता है कि जुगो अभी एक तरह से क्राइम ही कर रहा है। एंड देन हम बैटलफील्ड में आते हैं जहाँ पर किचिरो भी एंटर कर चुका है। अब किचिरो को रोकने के लिए कैदी नंबर 34 उस पे पाई मैजिक से अटैक करता है। उसे लगता है कि उसने उसे हरा दिया है मगर ऐसा होता नहीं है। नाउ सभी ही अपने ऑर्डर्स का पालना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जुगो की तरफ जिमी जा रहा है तो बाकी लोग नंबर 34 से लड़ रहे हैं। नंबर 34 के अटैक्स बाकी लोगों पे कुछ भी खास असर नहीं कर पा रहे हैं। इस मौके का फायदा उठा के मंकी अपने पावर का यूज करते हुए उसे बांधता है तो ऊपर से किचिरो भी उसे पकड़ लेता है। एंड अब इन तीनों की वजह से ही नंबर 34 पूरी तरह से ही जेल में बंद हो चुका है। तो दूसरी तरफ जुगो से अब भी जिमी लड़ रहा है। जुगो आसानी से ही सभी बुलेट्स को काटता है मगर उससे भी जिमी पकड़ लेता है कुछ ही देर में। अब जुगो को जिमी कुछ ना करे इसीलिए ये तीनों भी आगे आ जाते हैं जुगो को रोकने के लिए। ये एक एक करके उसे शांत करने की कोशिश तो करते हैं मगर ये नाकामयाब रहते हैं। एंड फिर जुगो नंबर 11 को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे शांत करने की कोशिश करता है नंबर 11 ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे याद करने की कोशिश करो। और जुगो हमला करता है मगर उसके हमले को जिमी रोक लेता है। अब अपने हाथ के खून का बदला लेने के लिए वो इतनी तेज पंच मारता है जुगो पे कि उसके मुंह से ही खून बाहर आता है। एंड जिमी यही नहीं रुकता है, वो कई सारे पंचेस मारता है जिसके वजह से जुगो की हालत काफी खराब हो जाती है। नंबर 11 के कहने पे वो नहीं रुक रहा था, शायद इसलिए ही वार्डन चिल्लाती है एंड जिमी रुकता है। एंड नाउ फाइनली एंड हो चुका है न्यू ईयर का, वो भी इस तरह से। फिर अंदर बैठे हुए जिमी को मंकी मैन ये समझा रहा है कि उसे जुगो को पकड़ना था ना कि पीटना, उसने गलत किया। एंड उसे गिठी सुबह ये भी बताता है कि खून भरे चेहरे के साथ उसे मील को नहीं अटेंड करना चाहिए था, इसके वजह से सिर्फ काफी ज्यादा गुस्सा है। एंड इस कंपटीशन को जीता जिमी ने ही है। इसके बाद जिमी बिल्डिंग नंबर 13 में आता है। उसका स्वागत एक बाल्टी को फेंक कर किया जाता है उसके मुंह पे। एंड उसे नंबर 11 काफी ज्यादा सुनाता है क्योंकि उसने काफी बुरी हालत की है जुगो की। नंबर 11 ये भी समझाता है कि वो एंड बाकी सभी काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं जुगो के साथ। एंड जो असली मॉन्स्टर है वो जिमी है ना कि जुगो। जिमी फिर यहाँ से चला जाता है। फिर बाहर जिमी बैठा है, उसके पास सिटारो आता है तो वो उसे बताता है कि कैसे बाकियों ने उसे अपने ही जेल से बाहर निकाल दिया। एंड जेल के अंदर नंबर 11 भी बैठा ही है। यहाँ पर थोड़ी देर में ही ये पर्सन भी चला आता है। इसके पास वार्डन यागिसेकी की लेटर है। वो ये पढ़ के बताता है कि जिमी को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है उसके हरकतों की वजह से। इस खबर को सुन के जिमी डिप्रेस है तो वार्डन भी रो रही है। एंड नाउ अपने 3 दिन के सस्पेंशन को खत्म करके जिमी वापस से आ चुका है। वो बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात किचिरो से होती है, जहाँ पे किचिरो बताता है कि होश में जुगो भी चला आया है एंड नंबर 34 का हालत काफी खराब है, उसे कहीं पे रखा गया है। इंट्रोगेशन के लिए वो नहीं मान रहा है क्योंकि नंबर 34 नंबर 15 से मिलना चाहता है। इसके बाद किचिरो एक सेलफोन देता है जिमी को एंड ये दोनों ही निकल जाते हैं। किचिरो नंबर 34 के पास आके उसे सेलफोन देता है एंड दूसरी तरफ भी जिमी भी ऐसा ही करता है। नंबर 34 बताता है कि तुम्हें पता है उस पर्सन के बारे में जिसके गर्दन पे स्कार है। जुगो बताता है कि बस उसे इतना पता है कि उसने ही उसके हाथों एंड गले में सैकल्स को रखा है एंड
बस इतना ही। और जुगो नंबर 34 को ये बताता है कि वो बस उस पर्सन से चाहता है कि उसके हाथों एंड गले के साइकिल्स को वो निकाल दे। अब इस बात को सुनते ही नंबर 34 यानी कि मुसाशी हंसने लगता है, क्योंकि उसे वो साइकिल्स चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से वो उस पर्सन के पास जा सकता है एंड वो वहाँ पहुँचते ही उसे खत्म करेगा। क्योंकि मुसाशी हमेशा से ही ऐसा नहीं था, वो पहले नॉर्मली था, बट उसके जब पावर अवेकन हुई तो सभी लोग ही उसे डरने लगे एंड उसके वजह से नुकसान होने की वजह से भी उसे जेल में रख दिया गया। एंड उसकी मुलाकात फिर उस पर्सन से हुई। उस पर्सन ने बताया कि वो एक साइंटिस्ट है एंड वो उसकी मदद करेगा। मगर समय तो बीता, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसने उसका यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में। उसने मुसाशी के सभी पावर्स को उसके बॉडी से हटाया नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से मुसाशी जैसा बनना चाहता था वो ऐसा नहीं बन पाया। एंड यहाँ तक कि उस पर्सन ने मुसाशी के एक आंख को भी खत्म किया एंड दूसरे आंख को जुगो ने। एंड जो ब्लेड जुगो के हाथों में रहती है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ब्लेड उसी स्कारमैन के पास भी थी। एंड इस ब्लेड में काफी ज्यादा पावर्स है। ये ब्लेड मुसाशी के फायर को भी काट सकता है, इसलिए ही मुसाशी इस ब्लेड को चाहता है ताकि वो उस पोर्शन को खत्म कर सके अपने पावर्स का यूज करके। एंड जब तक वो ऐसा नहीं करेगा वो कोशिश करता रहेगा उसे खत्म करने की। मुसाशी ये भी बताता है कि डॉक्टर्स ने कुछ तो उसके बॉडी के साथ किया है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स अब कम हो रही है। और वो ये भी बताता है कि अभी अपने करंट स्टेट में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो फिर वॉकी टॉकी को रख देता है। एंड इस कन्वर्सेशन को सुन के जिमी ये बताता है कि जुगो के पास कोई भी एम्बिशंस एंड गोल्स नहीं थे। एंड इस पावर्स के वजह से वो अपने पावर से एंड अपने आप से ही डरता है, वो अपने ट्रू सेल्फ से डरता है, ऐसा जिमी बताता है। एंड ऐसा मानता भी है जुगो, क्योंकि बचपन से ही कोई भी ख्वाहिश नहीं रखता था जुगो, उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से ही उसके पास कोई भी गोल्स नहीं था। लेकिन जब उसके बॉडी में ये साइकिल्स आए तो उसे अपना पहला गोल मिला, जो कि साइकिल्स को हटाना है। यहाँ आने के बाद जुगो को अपने बाकी फ्रेंड्स मिले और अपने सभी फ्रेंड्स के पास ही अपने अपने गोल्स को देखकर वो काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करता था। मगर समय बीतने के साथ ही उन्हें उसके साथ रहना एंड उनकी कंपनी काफी अच्छी लगती थी। लेकिन इन अच्छे पल में उसे अपना पास्ट याद आता था, उसे अपना ट्रू सेल्फ याद आता था, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड यहाँ तक कि जुगो के बुरे पास्ट ने उसके प्रेजेंट को भी इफेक्ट किया, उसके सभी फ्रेंड्स को इफेक्ट किया, जिसके वजह से उसने यह फैसला किया है कि वो खुद को खत्म करेगा। क्योंकि मुसाशी सही कहता है, वो कुछ भी करने के लायक नहीं है, उसे अपनी जिंदगी खत्म करनी चाहिए। इस बात को सुनते ही जिमी बताता है कि तुम इडियट हो, क्योंकि तुम अपने परेशानियों से भागते हो, तुम उसे डरते हो, तुम कोने में रहकर अपने डर को जीना चाहते हो। एंड वो ये भी पूछता है कि तुम यहाँ पे आए क्यों थे, मुझे बताओ नंबर 15। इस बात को सुनते ही जो याद करता है कि वो यहाँ पे उस पर्सन को ढूंढने के लिए आया था, मगर अब वो कंफ्यूज है कि वो सही में यहाँ पे करने के लिए क्या आया था एंड वो कर क्या रहा है। जिमी को यहाँ से जाता हुआ देखकर जुगो उससे ये पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ। इस बात को सुनते ही जिमी भी परेशान हो जाता है। वो ये पूछता है कि तुम्हें इतना तो पता है कि कंपटीशन खत्म हो चुका है एंड जीते हम हैं, तो मांगो नंबर 15, तुम क्या मांगना चाहते हो। इस बात को सुनते ही अब जुगो सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या मांगना चाहिए, क्या वो किसी चीज को मांगने के लायक भी है या नहीं। इस सोच में वो डूबा ही है, मगर तभी उसे ये याद आता है कि उसके फ्रेंड्स क्या चाहते हैं। वो पल जब उसने पूछा था कि तुम बाहर जाके क्या करोगे, उसके सभी फ्रेंड्स के पास गोल्स हैं कि वो यहाँ से अगर निकलते हैं तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे। एंड इस सरप्राइज का टाइम अब होने ही वाला है, मगर तभी जुगो ये मांगता है कि उसे एक मौका दिया जाए एंड इसलिए ही उसे उसका बैच दिया जाता है, यानी कि वो अब अपने टीममेट्स के साथ रह सकता है। मगर इस बार अगर अब वो कोई भी गड़बड़ करेगा तो जिमी उसे खत्म करने के लिए हमेशा ही तैयार रहेगा। मगर इस बात से जुगो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस स्कारमैन को खोजेगा एंड उसे खत्म करके अपने गोल को पाएगा, जो कि इन साइकिल्स को हटाना है उसके बॉडी से। अब तक जो भी हुआ, यहाँ से स्टोरी लाइन अभी के लिए कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि ये स्टोरी उन 3 दिनों की है जब जिमी सस्पेंडेड हुआ था। अब बिल्डिंग नंबर 13 का नया सुपरवाइजर किचिरो है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे वार्डन ने कहा है, और किचिरो की मदद ये दोनों ही करेंगे। अब किचिरो अपने दुश्मन की ही बिल्डिंग का ख्याल रखेगा, इस बात से वो खुद भी खुश नहीं है। फिर अपने ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये इन सभी को ही डॉक्टर्स के पास ले जा रहा है मेडिकल चेकअप करने के लिए। वो ये भी बताता है कि जुगो का भी मेडिकल चेकअप हो रहा है। अब अपने डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद ये नंबर 382 को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपना चेकअप एंड इलाज भी करा रहे हैं। अब इनका चोट इतना ज्यादा छोटा है कि जूम करके भी ये कुछ भी नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर और सोगी निको का भी इलाज करते हैं। फिर इंट्रोड्यूस कराया जाता है कागुया को, जिसे देखकर ये सभी उसके पास जाते हैं, क्योंकि बीइंग सो ब्यूटीफुल ये सभी सिम करने लगते हैं निको को छोड़कर। यहाँ तक कि ये दोनों पैंटी का भी कलर पूछने लगते हैं, ठरकी है साले। एंड हम जिमी को अपने घर पे देखते हैं, जो कि आराम कर रहा है। अगला दिन एंड अब इनकी नए सुपरवाइजर किटी नित्सुबा है। एंड किटी को देख के ये तीनों ही परेशान हो जाते हैं। ये मदद के लिए जुगो को बुलाते हैं, मगर यहाँ तो जुगो है ही नहीं। इसके वजह से ये सभी सैड हो जाते हैं। एंड इनकी इन उदासी को देखकर
किटी इमोशनल हो जाता है, बट अगले पल ही ये इस तकिए को ही जुगो बना लेते हैं। इसके बाद किटी इन्हें इनके जेल का एक स्ट्रक्चरल रूप बताते हैं। सो ये जेल जापान के किसी खास एंड गुप्त एरिया में लोकेटेड है। इस जेल के अंदर एरिना, मूवी थिएटर, हॉस्पिटल एंड शॉपिंग मॉल तक है। अब केटी का जो ओरिजिनल बिल्डिंग है वहाँ से यहाँ आने में उसे काफी टाइम लगा है, जिसकी वजह से वो जल्दी उठा था एंड वो अपना मेकअप भी अच्छे से नहीं कर पाया है। केटी की इन सभी बकवास बातों की वजह से नंबर 11 सोने लगता है, इसी वजह से ही उसे मार पड़ती है। इसके बाद केटी इन्हें रैंकिंग देता है, जहाँ पर 10 on 10 नंबर 69 है, निको 9 है एंड नंबर 11 2 एंड वो खुद को रैंकिंग 100 देता है। इसी वजह से ही इन दोनों में ही बहस शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर सिटारो आता है, ये पूछते हुए कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। इस बात को सुनते ही ये दोनों यहाँ से उसे भाग जाने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ घर में भी जिमी काम ही कर रहा है। देन अगले दिन अपना काम करने के लिए यहाँ पे मंकी मैन आया है। वो आते ही सभी को सोता हुआ पाता है, जिसके वजह से उसके चिल्लाने पे सभी लोग उठते तो हैं मगर फिर से छुप जाते हैं किसी वजह से। एंड यहीं पर ही यामोटो भी चला आता है, जो कि इन्हें ट्रेनिंग करने के लिए लेने के लिए आया है। इसी वजह से ही सभी लोग ही एक तरफ जमा तो होते हैं मगर वो जाना नहीं चाहते थे। साथ ही यहाँ पर नंबर 99 भी आता है, ये बताते हुए कि वो भी इसी बिल्डिंग का कैदी है और वो ट्रेनिंग से नहीं डरता है। वो ये भी पूछता है कि जुगो के बारे में किसी को पता है क्या। तो सभी लोग ये बताते हैं कि जुगो को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई थी एंड वो मर चुका है। ये उसका शोक भी मनाने लगते हैं और ये काम सभी करते हैं मंकी मैन को छोड़ के। ये तीनों इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग से बचना है। फिर यहाँ से नंबर 69 को लेकर जाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। फिर मंकी मैन यहाँ से नंबर 11 को भी ले जाना चाहता है मगर वो मना करता है। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो निको को आगे करता है, ये सोचते हुए कि निको के बॉडी को टच अगर वो करेगा तो उसके साथ कुछ भी तो होगा। मगर तभी नंबर 69 ये बताता है कि मेडिसिन आज निको ने लिया है, यानी कि अब वो नॉर्मल है और इसी वजह से ही ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ पर सभी को ही जुगो याद आ रहा है। अब हम कहीं पे जिमी को भी देखते हैं, जो कि बाहर का काम कर रहा है अपने ड्यूटी से हटके। नाउ ओरिजिनल कहानी पे स्टोरी पे वापस से आते हैं। अब जिमी एंड जुगो आगे बढ़ रहे हैं एंड आगे बढ़ते हुए ही जुगो जिमी से ये पूछता है कि मुसाशी ने उसके साथ वो बातें क्यों की। उसे कुछ समझ नहीं आया मगर जिमी समझ चुका है। वो ये बताता है कि मुसाशी को ये यकीन है कि अगर स्कारमैन को कोई हरा सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि जुगो ही है, क्योंकि मुसाशी खुद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। जुगो को जिमी ये बताता है कि तुम्हें साइकिल मैन की, उस स्कार मैन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ से भागने भी नहीं दूंगा। तो उस स्कार मैन की चिंता करना तुम छोड़ दो। वो सिगरेट पीते हुए पोज में इस डायलॉग को बोल रहा है मगर तभी ही जुगो बताता है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है। इसके बाद जिमी जुगो को उसके सेल में ले आता है एंड आते ही उसे मार पड़ती है। उसे नंबर 11 ये बताता है कि उसके बिना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जुगो भी माफी मांगता है क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। इस माफी को सुन के जुगो के फ्रेंड्स उसे माफ करते हैं। इसी वजह से ही जुगो के आंखों में आंसू हैं। फिर ये सभी अपने कैजुअल बातों को वापस से करने लगते हैं एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं वार्डन को, जो कि इंतजार कर रही है जिमी के वापस आने का, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। एंड उन्हें एक तरह से टीज करता है ये पर्सन। एंड गेट के बाहर ही जिमी है। जिमी अंदर आता है ये बताते हुए कि उसने रिपोर्ट को तैयार कर लिया है, मगर अंदर के नजारे को देख के वो डर जाता है। उसे लगता है कि आज तो वो गया, इसलिए ही वो रिपोर्ट को सबमिट करके वहाँ से भाग जाता है। फिर रात का समय है, सभी लोग सो रहे हैं एंड इनके खर्राटों की वजह से नंबर 69 को एक सपना आता है। यह सपना उसका अतीत है, जब वो अपने पापा से लड़कर भाग रहा था, क्योंकि उसे उसका बाप एंड उसके हरकतें पसंद नहीं है। बाप से लड़ने के बाद वो किसी को पीटता है, इसी वजह से ही वो जेल में जाता है। वहाँ का खाना तक उसे पसंद नहीं आता है एंड नाउ सपने से वो बाहर है। इसके बाद ये सभी ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें रिवेंज लेना है। इनके पास इनोरी आता है, जिसकी वजह से ये सभी ही कहीं पे निकल जाते हैं। ये सभी यहाँ पे आए हैं जहाँ पर नंबर 69 इन्हें पिज्जा दे रहा है खाने के लिए, क्योंकि ये वो पिज्जा है जो कि स्टोन ओवन से निकला है और ये पिज्जा सभी को ही पसंद आता है। शिरो के स्पेशल मील लाया है नंबर 69 के कहने पर नंबर 34 के लिए, जिसे खाकर नंबर 34 उसकी तारीफें करता है। इसके बाद वो थैंक यू बोल के रॉक को, यानी कि नंबर 69 को यहाँ से चला जाता है। वो ये भी बताता है कि वो चेंज नहीं होता अगर वो जुगो से नहीं मिलता तो। पास्ट में जब जेल के अंदर रॉक पकड़ा गया था एंड वो काफी ज्यादा भूखा भी था एंड उसके खाने का कोई भी उपाय नहीं था, तभी वहाँ पर आकर जुगो ने उसे बचाया, उसे खाना भी खिलाया, वो भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में। इसके बाद ही रॉक चेंज हो गया एंड हम निको को देखते हैं, जिसके लिए ये सभी यहाँ पर खाना लेके आते हैं क्योंकि निको अकेली थी। इसके बाद ही यहाँ पे ओसुकी की घरवाली काजुरी चली आती है, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने हस्बैंड से। इसी वजह से ही इनमें लड़ाई होने लगती है, मगर कागुया के वजह से ये दोनों ही चुप हो जाते हैं एंड फिर काजुरी ये बताती है कि उसने
निको के गेमिंग कंसोल को तैयार कर लिया है। निको अपने प्राइस को देखती है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है एंड उसे ये प्राइस काफी पसंद आता है। यहीं पर ही जिमी भी है, अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ करता है तो वो संभालेगा। यहीं पर ही नंबर 58 एंड नंबर 71 भी चले आए हैं। इसके वजह से द मंकी मैन जिमी से लड़ने लगता है, इसी वजह से ही काजूरी इन्हें पीट के यहाँ से भाग जाती है। अब ये दोनों गेम खेल रहे हैं, इसीलिए हिसुरुन आके जुगो को भी गेम खेलने के लिए कहता है, मगर जुगो बताता है कि उसे गेम खेलना नहीं आता है। फिर जुगो को यहाँ से निको लेकर चली जाती है गेम खिलाने के लिए। वहाँ पे जुगो अच्छे से गेम नहीं खेल पा रहा है, मगर नंबर 11 आसानी से ही गेम को खेलता है एंड 2 डॉल्स भी बाहर निकालता है। और वो नंबर 58 को यह कहता है कि तुम्हें गेम खेलना नहीं आता है, इसलिए ही नंबर 58 कोशिश करता है मगर उसे कुछ होता नहीं है। अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने पर नंबर 58 काफी सारे कोशिश करता है एंड सेकंड ट्राई में ही वो एक डॉल निकाल लेता है। फिर काजूरी आके निके को उसका कंसोल देती है। अब कंसोल पा के निको खुश है, मगर वो ये बताती है कि गेम्स खेलना उसे अपने फ्रेंड्स के साथ ही अच्छा लगता है। इसके बाद जुगो एंड निको में बातें होती है। हमें पता चलता है कि निको को जुगो नहीं बचाया है और जुगो के वजह से ही निको जी रही है। साथ ही जुगो उसे गेम सिखाने के लिए भी कहता है। बाकी बात ये दोनों गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों भी बहुत सारे टॉयज लेके आते हैं और यहीं से ही मुसाशी गुजर रहा था तो उसे रोके नंबर 11 माफी मांगने का कहता है उससे जुगो से एंड थोड़ी देर में ही मुसाशी माफी मांगता है। इस बात को सुनते ही नंबर 11 भी खुश हो जाता है। साथ ही वो मुसाशी को कल गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, मगर मुसाशी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो केज के अंदर है एंड वो यहाँ से नहीं निकल सकता है। पर उसे यहाँ से निकलने का अलाउ करेगा किचिरो अगर वो अपने पास्ट के बारे में उसे बताएगा। तो इस डील के लिए मुसाशी मान जाता है। वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तो वो बाकी लड़कों के जैसा ही नॉर्मल था, यहाँ तक कि उसे अपने परिवार के साथ रहना भी काफी पसंद होता था। मगर अचानक से उसके बॉडी में कुछ सडन चेंजेस आने लगे, जिसके वजह से उसे रात में सोना एंड सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने डॉक्टर से चेकअप तो कराया मगर रिपोर्ट उसका नॉर्मल ही आया। अपने मन को समझा के जब वो कॉलेज जा रहा था तो सडनली ही उसकी बॉडी ही चलने लगी एंड वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मगर उसे इतना तो एहसास था कि उसके पास उसके पेरेंट्स है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड जब उसने वापस से अपनी स्कूलिंग या फिर कॉलेज को स्टार्ट किया तो वहाँ के सभी बच्चे ही डर रहे थे मुसाशी से, मगर इसे मुसाशी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास उसके पेरेंट्स थे। हाँ, मगर कुछ ही पल के लिए, क्योंकि जब वो घर आया तो उसका घर ही जल रहा था और इसी वजह से शक के बिना पे मुसाशी को पुलिस भी अरेस्ट करने के लिए आ चुकी थी। तभी उसका पावर अवेकन हुआ जिसके वजह से उसे लोग मॉन्स्टर कहने लगे। एंड जब वो जेल में आया तो वो खुश था क्योंकि यहाँ पे उसके पास कोई खोने के लिए नहीं है एंड कोई भी उसे मॉन्स्टर कहने के लिए भी यहाँ पे नहीं है। और इन पावर्स को और भी ज्यादा अवेकन करने का काम उसी स्कार मैन ने किया था। वो एक साइंटिस्ट है एंड बाकी लोग उसे सुपरवाइजर भी कहते हैं। साथ ही यहाँ पर ये लड़का भी है जो कि हमें काफी समय से दिखाया जा रहा था और ये वही है जिसने मुसाशी के पापा को जलाया और उसके मॉम को भी, और बस अपने रिसर्च के लिए। इस बात को जानते ही मुसाशी उस पर हमला करता है एंड उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, मगर उसे वो स्कार मैन रोकता है। उसके एक आंख को काटने के साथ ही एंड इस स्टोरी पे किचिरो बिलीव करता है क्योंकि ऐसे रूमर्स एंड साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स उसने पहले भी सुने और देखे हैं। और जब वो पुलिस में था तो वो इसी चीज पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसने रिपोर्ट्स भी अपने सुपीरियर्स को दिखाया सबूत के साथ ही, मगर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। इसी वजह से ही उसने पुलिस की जॉब भी छोड़ दी एंड अपने रिसर्च को कंटिन्यू किया। एंड अब भी वो उसी रिसर्च पे कायम है। वो उन सभी लोगों को ही सजा दिलाएगा जो कि इन बुरे कामों को कर रहे हैं। और किचिरो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मुसाशी से अपना हाथ आगे बढ़ाने का कहता है, ये कहते हुए कि हम मिलकर उन सभी लोगों को ही सजा दिलाएंगे। एंड मुसाशी भी हाथ आगे करता है। दूसरी तरफ ये ना चाहते हुए भी नंबर 11 से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए किरीन सुबाई ने कहते हैं एक रूम में चले आते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि नंबर 11 ने अभी गेम प्लान ही नहीं किया है। एंड नंबर 11 के लिए यहाँ पे सोफा एंड टेबल भी लाया गया है उसके ही पैसों से। और एक एक करके बाकी लोग भी नंबर 11 के कहने पे कुछ सामान लेके आए हैं। और इन तीनों का हाल सुरन खराब करता है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत से मशीन लेके आया है एंड ये पूल को भी तैयार करते हैं, मगर इन सभी से जिमी खुश नहीं है। बाकी बात ये गेम खेल रहे हैं, यहाँ तक इन्हें ज्वाइन करने के लिए मुसाशी भी चला आया है और मुसाशी से ये दोनों ही एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद इन सभी को ही पिटाई लगती है क्योंकि ये जिमी की बात नहीं सुन रहे थे। दरअसल जिमी इन्हें अपने रूम में या फिर केज में जाने के लिए कह रहा था क्योंकि टाइम अप हो चुका है। फिर रात को बहुत सी बुराइयां सुनाता है नंबर 11 जुगो की, मगर साथ ही वो उसकी अच्छाई पर भी बात करता है। इसके बाद जुगो यहाँ से निकलता है। बाहर आके स्काई को देख के काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा है जुगो, क्योंकि उसे पहली बार ये फील हो रहा है कि वो कल के बारे में सोच रहा है। मगर तभी वहाँ पर ये लड़का चला आता है ये कहते हुए कि तुम काफी मुस्कुरा रहे हो, कोई जोक है क्या, मुझे भी सुनाओ। लड़का जुगो को बताता है कि वो उसे जानता है एंड ये दोनों ही बचपन में खेल चुके हैं, मगर जुगो को कुछ भी याद नहीं है। साथ ही जुगो को समझ पाए कि उसे पहले उसे स्टैप कर चुका है ये लड़का, मगर कुछ भी जुगो को नहीं हुआ है। इसी वजह से ही वो खुद कंफ्यूज है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये लड़का किसी पर्सन के बारे में बताता है, मगर उस पर्सन के बारे में जुगो को पता नहीं है। लड़का ये भी कहता है कि हमने कुछ अमेजिंग चीजें तुम्हें दी है, हम चाहते हैं कि तुम उसका यूज करो।
जुगो बताता है कि उसे इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहता है। वो बस ये चाहता है कि वो पर्सन या फिर वो लड़का उसे स्कार मैन के पास ले जाए। इस बात को सुनते ही वो लड़का अटैक कर देता है जुगो पर। ये कहते हुए कि मैं उनकी बुराई नहीं सुन सकता हूँ और मैं तुम्हें खत्म करना चाहता तो तुम कब का खत्म हो चुके थे। भागो जुगो, भागो अपनी जान के लिए। इस बात को सुनते ही जुगो को अपना पास्ट याद आता है। साथ ही वो लड़का अब भी जुगो पर हमला ही कर रहा है। नाइफ का नाइफ यूज करके वो उसके फेस पे स्कार बनाता है, लाइन बनाता है, ये कहते हुए कि मैं इसे स्लाइस करूंगा। जुगो को भी एहसास हो चुका है कि उसकी जान खतरे में है। लड़का हमला करने के लिए तैयार है मगर उस पर्सन का नाइफ टूट जाता है क्योंकि जुगो चेंज हो चुका है। उसका सिर्फ एक हाथ ही ब्लेड में कन्वर्ट हुआ है। जुगो रियलाइज करता है कि उसे कोई भी इंजरी नहीं हुआ है। फिर जुगो के पूछने पर पर्सन अपना नाम एल्फ बताता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी रखवाली करने के लिए हूँ, तुम बस एक सुअर हो तो फेंके हुए टुकड़े खाओ, सवाल मत पूछो। एल्फ ये भी बताता है कि वो यहाँ पर एक और स्पेसिमेन या फिर अपना टारगेट खोजने के लिए आया है क्योंकि जुगो के आसपास काफी अच्छे टारगेट्स हैं। इस बात को सुनते ही जुगो उस पर हमला करे कि उससे पहले ही वो पर्सन यहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि मैं फिर से आऊंगा, वो भी गिफ्ट से लेकर। एंड अब सिर्फ जुगो की नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स के भी जान खतरे में है क्योंकि अगर एल्फ वापस से आता है तो वो कुछ तो करेगा। जिमी यहाँ पे चला आया है एंड उससे जुगो बताता है कि वो कल के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ है। अब जुगो बाकियों के साथ बैठा है मगर उसे अभी बाकियों से बात नहीं करना है। रात होते ही वो यहाँ से निकलने लगता है मगर ये तीनों भी उसे ज्वाइन करने का कहते हैं, इसलिए ये सभी भागेंगे। एंड इस बात का पता चलते ही सभी गेट्स को वापस से बंद किया जाता है एंड इस बार भी यामाटो खो चुका है। जुगो इस डोर के पास वापस से आ चुका है एंड इस गेट को वो एक ट्रायल में ही खोलता है एंड इसका आखिरी मुकाबला यानी कि जिमी यहाँ पे इनसे लड़ने के लिए एंड इन्हें रोकने के लिए भी है। जुगो फिर सभी को बंद करके अकेला ही जिमी के पास जाने लगता है। जिमी जुगो को रोकने का भी कहता है मगर जुगो फैसला कर चुका है। वो खुद के हाथों को भी ट्रांसफॉर्म करता है और हमला करते ही उसे पंच का शिकार होना पड़ता है। जिमी को हराने के लिए जुगो एक पावरफुल स्लाइस करता है। अब यहाँ से निकलने के लिए वो सितारो को मनाते हैं मगर वो नहीं मानता है। जुगो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो चुका है। वो अटैक्स करता है मगर उसके अटैक्स को जिमी आसानी से ही डॉज करता है एंड काफी पावरफुल हमला भी उस पर करता है। अब सितारे को थोड़ा और मनाने पे वो मान जाता है। ये दोनों ही हमला करने के लिए आ चुके हैं मगर इन दोनों के बीच में ही दो लोग आ जाते हैं। जुगो नंबर 11 को हटने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए ही तो ये सब कर रहा है। अब जुगो कुछ और करे कि उससे पहले ही निको आके उसे रोकती है और वो जुगो को रोक लेते हैं और वो जुगो को रोकने के लिए मना लेते हैं मगर तभी नंबर 11 उसे पंच करता है क्योंकि जुगो के वजह से उसके फेस पे कट लगा है। इसके वजह से ये सभी लड़ने लगते हैं तो काफी ज्यादा गुस्सा है जिमी, इसलिए वो इन सभी को ही पीटता है, ये कहते हुए कि जाके अपने केज में लड़ना। एंड अपने केज में आने के बाद जुगो रियलाइज करता है कि उसे इन सभी को ही बचाना है। साथ ही वो इन सभी से ही माफी मांगता है और जिमी यहाँ से निकल जाता है। एंड अभी के लिए नानबा प्रिजन में ही जुगो फंस चुका है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो फिर सुन सभी को ये बताता है कि तुम्हें तो ये पता ही है कि नानमा प्रिजन से कोई भी नहीं भाग सकता है मगर ये सही में ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ से पहले ही भागने की कोशिश कर चुके हैं काफी लोग, इसीलिए ही यामाटो एंड सितारो के साथ ही जिमी यहाँ पर चला आया है जुगो को पीटने के लिए। मार खाने के बाद युगो ये बताता है कि गुस्सा मत करो, तुम्हें पता है ना ज्यादा चिंता करने से बाल झड़ते हैं। अब इस बात के बाद जिमी के साथ कोऑपरेशन न करने की वजह से उसे कुछ इस तरह से मार पड़ती है और सभी को तो ये पता ही है कि ये इसका पीसफुल रूटीन है। हाँ बस कुछ मारो एंड हड्डी तोड़ने की बातों को छोड़ के। हड्डियां तो सुरून की टूट रही है क्योंकि उसे वार्डन पीट रही है। वजह यह है कि जिमी का फोटो लगाकर आया था एंड उस वक्त आया था जब वार्डन ये सोच रही थी कि वो कैसे ग्रीट करे जिमी से और यहाँ पर ऐसा हल कर चुके हैं याकाशिकी, तो तभी ही जिमी एंटर करता है एंड जिमी को यहाँ पाके याकाशिकी उसे हेलो कहती है और जिमी डर के भाग जाता है। अभी तक तो यहाँ सभी कुछ ठीक ही है, तो क्या प्लॉट ट्विस्ट नहीं होगा? अब वो होगा कि नहीं, इसके लिए हमें दिखाया जाता है सितारो को जो कि कुछ खोलता है। ये उसका कोई प्रेजेंट है एंड यह है एक वैक्यूम क्लीनर, वो भी ऑटोमेटिक। रूम को साफ करने के लिए वो उसे ऑन करता है मगर तभी जिमी के पैरों पे वो टकराती है। जिमी का माथा पहले ही फिरा हुआ था इसलिए वो उसे तोड़ देता है। बिल्डिंग नंबर 13 में कुछ खास नहीं हो रहा है इसलिए हम चलते हैं बिल्डिंग नंबर 5 में जहाँ पर ये सांसें ले रहे हैं। क्या ये लड़ रहे हैं? नहीं, क्योंकि नंबर 71 नंबर 58 से कैक्टस मांग रहा है एंड इस कैक्टस को पाने के लिए नंबर 71 भीख भी मांगने लगता है। इसी पहले यहाँ पर एंटर करता है चाइनीज बॉय आई गेस नंबर 2 एंड ये यहाँ का माहौल देख के हमें इतना तो पता चल चुका है कि यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं पर और हान एंड उसके बाकी लोग मिलकर काफी सीरियस मूड बनाए हुए हैं। क्या यहाँ पर ये फाइनली लड़ेंगे? आई गेस नहीं, क्योंकि हान को ये पता चल चुका है कि सुकुमो एक एक्टर है जो कि निंजा मूवी में काम कर चुका है मगर ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है क्लो। अब सुकुमो की मदद करने के लिए वहाँ पर युगो चला आया है। सुकुमो ये बताता है कि हान को नहीं ये पता चलना चाहिए कि वो ही एक्टर सुकुमो है मगर ये बात पता चल चुकी है हान को, इसलिए वो सीक्रेट रखेगा इस बात को मगर उसके बदले में उसे चाहिए एक ऑटोग्राफ। रुक करते हैं सुनन के रूम में जहाँ पर किचिरो है एंड उसे वार्डन की डॉल दिख चुकी है इसलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, नर्वस है उसे छूने के लिए मगर उससे पहले ही सुनन ये बताता है पहले 10,000 रुपया दे
दूसरी तरफ कितनी सुबह बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही है जिमी पे क्योंकि वो सिगरेट पी रहा है उसके एरिया में। एंड मंकी मैन भी आइसक्रीम खा रहा है कहते हुए कि जिमी तुम जो कह रहे हो या कर रहे हो वो बुरी बात है और ये ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पर यामाटो घोड़ा ही लेकर चला आया है। दूसरी तरफ सभी लोग ही आराम कर रहे हैं कहते हुए कि हमारा इलाका आ चुका है, हम काफी मजे कर रहे हैं, ये हमारे लिए नॉर्मल डे है। कुछ ज्यादा ही नॉर्मल हो रहा है, मुझे कुछ तो स्पाइसी चाहिए। एंड ये स्पाइसी शायद से जिमी लाएगा। वो एक रूम में एंटर करता है ये कहते हुए कि तुम कहाँ हो। हमें लग ही रहा था कि यहाँ पर कुछ तो सीरियस होने वाला है। एंड रिवील होता है कि वो एक कैट थी। सितारो को ये बताया जाता है कि ये तुमसे भी पहले से है तो ज्यादा मत बोलो। एंड उस कैट को पकड़ के रॉक काफी ज्यादा खुश है क्योंकि कैट उसके बगल से जा रही थी, उसने पकड़ लिया। वो बाकी लोगों को भी कहता है कि देखो ये कितना ज्यादा क्यूट है। निको कैट को पकड़ना तो चाहती है मगर पता है कि उसके केमिकल बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा कुछ, इसलिए लोचा ना करने के लिए वो मना करती है। मगर दो लड़के हरामी है वो भेज देते हैं यूगो को उसके पास। एंड फिर यूगो का नया रूप बाहर आता है। मुझे यकीन है कि तुम खुश हो गए। वार्डन के पास मंकी आ चुका है वीकली रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। इस हफ्ते कुछ भी खास बुरा नहीं हुआ इसलिए ही वार्डन उसे सहलाती है। वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि मंकी मैन की हाइट कम है। मगर मंकी मैन को ऐसा देखकर खुश नहीं है किचिरो। इस बात का एहसास मुसाशी को भी हो चुका है इसलिए वो किचिरो से पूछता है कि है क्या तुम्हें क्रश है वार्डन पे, अगर है तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ। मगर टिप्स लेने से मना करता है किचिरो। दूसरी तरफ यहाँ पर नंबर 2 एंड मंकी मैन फाइट करना चाहते हैं मगर इनोडी नहीं मानता है क्योंकि वो बताता है कि मुझे कुछ काम है। इस बात को सुनते ही दोनों ही उसे काम करने के लिए मारकर यहाँ से भेज देते हैं दूर। वो अपनी कहानी बैठकर किरी को सुनाई रहा था कि तभी मंकी मैन आकर उसे यहाँ से भी दूर कर देता है। और डॉक्टर के पास आकर यूगो ठीक हो चुका है। यहीं पर ही डॉक्टर ये पूछता है कि ये हुआ कैसे तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। मगर ऐसा कहने से रॉक मना करता है सभी को ही। एंड डॉक्टर ये नोटिस करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है निको के हेयर के साथ। निको भी बताती है कि वो समय आने वाला है। एंड कुछ पता करने के लिए उन्हें यूगो को भेजता है निको के पास। एंड फिर कलर चेंज हो जाता है इन दोनों का है जिसकी वजह से दोनों ही परेशान है। मगर निको का भी कलर चेंज है मगर वो शांत है क्योंकि उसे पता है ये तो होना ही था। और ये कलर चेंज का प्रॉब्लम सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ है बल्कि पूरे जेल में ही हो चुका है और कैट पूरी तरीके से ही चेंज हो चुकी है। साथ ही मां नंबर 71 को पढ़ रही है क्योंकि उसे ये फोर्स किया जा रहा है कि ये तूने किया है, ये तू ही ठीक करेगा। अब यहाँ पर होना चाहिए सीरियस सीन मगर कॉमेडी बनाया गया तो हंसो खुल के क्योंकि कॉमेडी है। एंड दूसरी तरफ इन दोनों का भी कलर चेंज हो चुका है जिसकी वजह से किचिरो काफी ज्यादा खुश है एंड वार्डन भी काफी खुश है। एंड मिसाइल भी चलती है क्योंकि डॉक्टर की बीवी खुश नहीं है कि उसके बालों का कलर क्यों चेंज हुआ। यूनो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो रो रहा है क्योंकि उसे उसके पुराने हेयर का कलर वापस चाहिए। अब ये यहाँ पर चल ही रहा है कि तभी यहाँ पर जिमी एंट्री लेता है। सभी देखते हैं कि जिमी के हेयर का कलर कौन सा है, हमें दिखाया जाता है वो टकला है। इस बात को सभी लोग भी महसूस करके हंसने लगते हैं इसलिए ही सभी को ही पीटने के लिए जिमी आगे बढ़ता है। और जो ये सोच रहा है कि उसके साथ ये माहौल बना रहे। और अभी सभी के हेयर ठीक हो चुके हैं। अगले दिन शिप पर वार्डन है क्योंकि वो नए रिक्रूटमेंट्स को ये बता रही है कि तुम्हें अपने सुपीरियर्स की बातों को मानना है एंड अपने ड्यूटीज को अच्छे से पूरा करना है। मगर हम देखते हैं कि इन ऑफिसर में कोई मुस्कुरा रहा है और अंदर यूगो यहाँ से भाग रहा है। इसी वजह से ही उसका पीछा करते हुए यहाँ पर जिमी चला है। वो ये पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम फिर से भाग रहे हो। यूगो ये बताता है कि तूने तो मुझे तेरे रिकॉर्ड टाइम से भी पहले पकड़ लिया, क्या रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है अपना। अब यहाँ पर कुछ माहौल बिगड़ रहा है, इसी वजह से ही यूगो अपना ब्लेड बाहर निकालता है इस बात को कहते हुए कि मेरे हथियार भी तैयार हैं। एंड फिर उसे पीट देता है जिमी और बच्चों के जैसे उसके केस के पास उसे लेकर आया जाता है। अंदर से ये दोनों कहते हैं कि अरे बेटे तुम आ गए, क्या बिस्तर पे चलोगे या फिर तुम्हारे लिए खाना बना दूं। फिर शुरू ने आकर जिमी को यह बताता है कि एक नया गार्ड यहाँ पर आने वाला है। ये होता है सरप्राइज। मगर इस बात से जिमी खुश नहीं होता है क्योंकि उसे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। मगर अंदर के ये सभी खुश हैं और नए सोल्जर का इंतजार खत्म होता है। वो आता है या फिर आती है क्योंकि वो लड़की के भेष में लड़का है एंड ये और कोई नहीं बल्कि जिमी का ही भाई है। और हिटोशी को ये चारों ही पहचान लेते हैं। हालांकि जुगो ये सोच रहा था कि कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता तो ज्यादा अच्छा होता। हिटोशी काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए मगर जिमी उसे कहता है चला जाए यहाँ से। और ये दोनों इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इन्हें नहीं लगता है कि हिटोशी जिमी का ही भाई है क्योंकि इन दोनों की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। रेस्टोरेंट में यहाँ पर ये दोनों बैठे हैं जहाँ पर जिमी को कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन हो चुका है इसलिए वहाँ पर आकर यामाटो उसे चाय देता है। वो कुछ ज्यादा ही जोरदार चाय देता है, इसकी वजह से जिमी गुस्सा हो जाता है एंड उसे ये यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी भाई बहन नहीं भाई उसके पीछे किसी चीज की तैयारी तो कर रही थी मगर इसकी ये उसने नहीं सोचा था। और जिमी से बात करने के लिए यहाँ पर निको के साथ ही यूगो एंड ये दोनों भी आ चुके हैं क्योंकि ये इन्हीं का प्लान था। यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि इन्हें ये यकीन नहीं है कि हिटोशी ही भाई है जिमी का,
इसे साबित करने के लिए सभी यहाँ से भागेंगे, यानी कि जेल को ब्रेक करेंगे। एंड अगर हिरोशी ने उसे पकड़ लिया तो वो मान जाएंगे कि वो भाई है जिमी का। हिरोशी भी ये कहते हुए आगे बढ़ने लगती है कि स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। तुम्हें भारत माता की कसम, अगर सुनकर कुछ याद आया तो कमेंट करो। भागते हुए यूनो ये बता रहा है रोको की उसे ये यकीन नहीं है कि हिरोशी जिमी का भाई है। एंड साथ ही वो इस बात से भी बहुत ही ज्यादा परेशान है। एंड उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि जिमी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, उसके पास नौकरी है, उसके पास अच्छी बहन टाइप की भाई है। एंड वो काफी ज्यादा अच्छा है हर एक चीज में ही। यहाँ तक कि यूगो भी यामाटो को पीट देता है क्योंकि उसे राइट जाना था, मगर किसके वो उसे नहीं पता है। फिर ये दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर जिमी भी आने लगता है, इस वजह से किसी स्विच को दबाने का इरादा कर चुका है यूनो। एंड स्विच को दबाते ही पानी गिरता है। ये भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, मगर तुरंत ही जिमी जमने लगता है क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि लिक्विड नाइट्रोजन था। अब ये दोनों ये सोच रहे हैं कि इन्हें यहाँ से निकलना चाहिए कि नहीं, कि तभी उस आइस को तोड़ के बाहर निकल जाता है जिमी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो इन्हें इतना ज्यादा मारेगा कि इन्हें मौत का भी एहसास नहीं होगा, इसलिए ये निकलने लगते हैं। मगर तभी कुछ तेजी से इनके आगे आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिमी का ही भाई होता है। उसने ही अपने भाई को फेंका होता है। एंड अब क्योंकि उसका भाई फेंक चुका है, मगर वो अब भी अच्छी हालत में है, उसके सर पे एक स्टोन गिरा था, इसके बावजूद भी, इसीलिए ही इन दोनों को भी यकीन हो रहा है कि ये इसी का भाई है। दूसरी तरफ यूगो का साथ होने के बाद भी यामाटो अपना रास्ता भटक चुका है। दूसरी तरफ बिल्डिंग नंबर 13 में कुछ गड़बड़ है, इस बात का एहसास हो चुका है सुरुन को, इसलिए ही वहाँ पर एक और सोल्जर आता है। क्योंकि वो नया था, उसे नहीं पता था, उसे भेज देता है सुरुन वहाँ से। एंड उसे अब जिमी पे नजर है क्योंकि वो देखना चाहता है वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड जिमी को हम देखते हैं जो कि अपने ही भाई को घुमा घुमा कर आगे बढ़ रहा है, और एक स्विच की मदद से यूनो एक बैरियर को क्रिएट करता है, मगर अपने भाई के शरीर का हथौड़े के जैसा यूज करके वो उस बैरियर को भी तोड़ देता है और वो आगे बढ़ जाता है। अपने रास्ते में आने वाले यूगो एंड यामाटो को भी वो दूर करता है। वो भी सर से जूस निकाल कर इसी का बदला लेने के लिए यूगो अपने तलवार का यूज करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसे यामाटो रोक देता है क्योंकि उसे उसकी असिस्टेंस की जरूरत है। दूसरी तरफ जिमी के पास सुरुन चला है क्योंकि उसे हमेशा के लिए यहाँ से किसी को बाहर निकालना है। एंड ये और कोई नहीं बल्कि हितोशी है। हितोशी रिवील करता है कि वो यहाँ पर हमेशा के लिए काम करने के लिए नहीं आया है, वो तो बस अपने भाई के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, उसके कामों को जानना चाहता था, इसीलिए ही सुरुन ने ये अलाउ किया। एंड अब टाइम खत्म हो चुका है एंड इस बात का पता वार्डन को नहीं है। फिर सुरुन यहाँ से हितोशी को लेकर आगे बढ़ने लगता है एंड वो यहाँ से जा रहा है। इस बात को ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे में ये बात करते हैं, ये मान चुके हैं एक पल के लिए ही सही ये कि हितोशी ही जिमी का भाई है। मगर तभी हितोशी लड़कियों के जैसे स्माइल पास करता है, इसे इन दोनों को वापस से शक होने लगता है। मगर तभी जिमी आकर इन्हें पीटता है क्योंकि ये सभी इनके वैसे ही हुआ है। एंड अंदर आ चुका है यूगो, वो सिटारो को एडवाइस देता है कि इसे जीपीएस दे, नहीं तो ये हमेशा ही भटकता रहेगा। फिर बिल्डिंग नंबर 5 में हितोशी काम कर रहा है एंड वहाँ पर ये दोनों ही उसे यंग लेडी कहकर छेड़ने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। साले चड्डी का कलर भी पूछ लेते हैं एंड हितोशी बता भी देता है कि पिंक कलर का है। वो ये भी पूछते हैं कि ब्रा का कलर भी बता ही दो। हितोशी कहता है तुम्हें क्यों लगता है मैंने ब्रा पहना है। रिपोर्ट को सबमिट करके किचिरो के पास हितोशी चला आया है। इन सभी में बातें होती है, बातों से हमें पता चलता है कि रात को पार्टी है एंड पार्टी में ये आ चुके हैं, मगर ये चारों नहीं। अब यहाँ पर ऊपर का माहौल काफी ज्यादा अच्छा है, नॉर्मल है, मगर अंदर एक नया कैरेक्टर है, शायद से वो भी कॉमेडी करेगा, शायद से नहीं, या फिर हाँ, क्योंकि नंबर 58 अपने सर का बैंडेज लेकर यहाँ से निकल चुका है और ये दोनों बातें कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि जो सर का बैंडेज है वो काफी ज्यादा जरूरी है नंबर 58 के लिए, क्योंकि वो मैजिक पावर का यूज करता है जिसे जिगोन कहा जाता है, बस इसलिए ही। फिर रॉक को ये लग रहा था कि मंकी मैन काफी ज्यादा कमजोर है, वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जिमी के लेवल का। एंड इस बात का फैसला करने के लिए, पता करने के लिए उसे चाइनीज बॉय भेज देता है, कहते हुए कि खुद फाइट करके पता कर लो। वो चैलेंज कर देता है। शुरू में मंकी मैन नहीं मान रहा था, मगर उकसाने पे वो मान जाता है क्योंकि उसे हाजिमे से खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करना है। एंड इस फाइट के लिए वो बस अपने एक उंगली का यूज करेगा। ऊपर से ये दोनों भी देख रहे हैं। मैच शुरू होता है। मैच शुरू होता ही काफी सारे अटैक करता है रॉक, मगर एक उंगली के वार से ही वो नीचे गिर जाता है। रॉक लगातार कई सारे हमले करने लगता है, वो भी काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में, मगर उसके सभी हमले को आसानी से मंकी मैन डॉज करता है। एंड फिर अपने कुछ वार से ही वो डाउन बने रॉक को डाउन कर देता है। मंकी मैन एके सोमन गो को ये बताकर कि अपने बॉडी पे नहीं बल्कि अपने माइंड का भी यूज करो बेवकूफ, यहाँ से निकल जाता है। नंबर 99 ये पूछता है यामातो से कि क्या तुम उसे लड़े हो। यामातो बताता है कि हाँ मैं उसे लड़ा तो हूँ, मगर मैं जीत नहीं पाया हूँ। डेनगो को मिलता है इनोरी से एंड फिर इनोरी ये बताता है कि यहाँ पर नजर रखने के लिए कोई आने वाला है एंड वो आता है जो कि होता है ओजुकी सांसो। अब यहाँ पर मीटिंग चल रही है क्योंकि वार्डन ये बताते हैं कि वो किसी खास एंड काफी ज्यादा सिक्योर प्राइवेट मीटिंग में जाने वाले हैं। एंड यहाँ का दो कैदी जो कि नंबर 38 एंड नंबर 15 है, उस पर काफी ज्यादा नजर रखने के लिए वो कहकर सभी को काम समझाती है एंड वो यहाँ से निकल जाती है।
जिमी का डॉल लेकर एंड अंदर कुछ लोग खुश नहीं है क्योंकि उनसे डिटेल्स छुपाए जा रहे हैं। खास तौर से ये लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं है सामन से, क्योंकि उसका ब्रदर जो था वो काफी ज्यादा इलीगल काम कर चुका था। वो भी सुपीरियर ही था मगर कुछ काम गड़बड़ उसने की थे एंड इस वजह से ही सामन की इज्जत नहीं करते हैं उसके कलीग, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी अपने भाई के जैसा ही होगा। एंड ये लड़की काफी ज्यादा सुना देती है सामन को, इसके वजह से वो भी गुस्सा होकर यहाँ से निकल जाता है एंड उससे गुजरता है जिमी। उसे ये लगता है कि इसे क्या हुआ एंड अंदर मार पड़ती है उस लड़की को कीटी नित्सुबा से। बाहर सामन ये सोच रहा है कि उसका भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो बिल्डिंग नंबर 5 का इंचार्ज था एंड उसके इंचार्ज में कोई भी कैदी डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाता था एंड इसकी बराबरी करने के लिए हर कोई सुपीरियर ही कोशिश कर रहा था, मगर पता नहीं क्यों उसने कैदी को खत्म किया। फिर सुनो आकर ये बताता है तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन होती है एंड वो यहाँ पर आई है हालचाल पूछने के लिए, साथ ही हाजुकी की भी हालचाल वो पूछती है क्योंकि वो उसका भाई है। सामन के बड़े भाई से भी मिलना चाहती है मगर उसे नहीं पता है कि उसे यहाँ से कहीं पर और शिफ्ट किया गया है एंड उसके पोजीशन पे ही सामन को लाया गया है। सामन को रिवील कर देता है कि उसका भाई यहाँ पर नहीं है। इस बात को सुनने के बाद उसकी बहन डेजर्ट ऑफर करती है, या कहते हुए कि इसे अपने कोवर्कर के साथ शेयर करना। वह पूछती है गोकू से कि क्या वो होजुकी का ख्याल रखेगा। गोकू हाँ कहता है, फिर वो निकल जाती है। फिर यहाँ पर सुकुमो को फाइटिंग सिखाया जा रहा है। वहीं पर हाजुकी आकर उनसे चाय नाश्ते का पूछती है। ये दोनों भी मना नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे हैं जहाँ पर किटी ये बताता है कि उसे ये नहीं लगा था कि उसके बाकी सुपीरियर्स सामन को उस नजर से देखेंगे, उसे अपने भाई से कंपेयर करेंगे। ये काफी ज्यादा दुख की बात है। एंड अंदर जिमी ये पूछ रहा है कि यामाटो कहाँ है, क्योंकि यामाटो को यहाँ पे आने में टाइम लग रहा है। यहीं पर शिटारो ये पूछता है कि जिमी तुम्हें नहीं लग रहा है कि नंबर 15 कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, क्योंकि पहले वो फाइटिंग करने के बाद यहाँ से भागने के बाद नॉर्मल बन जाता था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है। एंड कहीं यूगो जा रहा था, उसके पीछे रॉक आता है एंड वो काफी ज्यादा सीरियस है। अंदर यामाटो आता है, उसका भी बिहेवियर चेंज है। दोनों ही अटैक करते हैं। जुगो के मुंह से अभी खून निकल रहा है। एक तरफ जिमी यामाटो को दूर कर देता है मगर दूसरी तरफ यूगो को रॉक ले जा रहा है और यहाँ पर यामाटो का इलाज करने के लिए शिटारो आगे बढ़ता है, मगर तभी यामाटो उसे उठकर पीटता है। यूगो ये पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी योन भी ये पूछता है कि क्या तुम कर रहे हो वहाँ पर। रॉक आगे बढ़ रहा है, उसे रोकने की कोशिश यूगो करता है मगर उसे मार पड़ती है। दूसरी तरफ जिमी यामाटो के बॉडी में एक पेपर को नोटिस करता है एंड यहाँ पर यूगो को बचाया है सुकुमो ने। सुकुमो ये बताता है कि वो ठीक है मगर उसे लग रहा है कि रॉक ठीक नहीं है और सुकुमो को यूगो ये समझाता है कि ये सभी उसकी वजह से हो रहा है, अगर वो यहाँ पर ना होता तो ऐसा नहीं होता। फिर सुकुमो पे रॉक अटैक करता है, उसे डॉज करके सुकुमो ये बताता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, मगर मैं ये जान चुका हूँ कि तुम अपने फ्रेंड्स को बचाते हो एंड इसलिए ही मैं भी ऐसा ही करूंगा क्योंकि मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ एंड ये मेरा काम है। रॉक उठता है एंड ये बताता है यूनो कि उसकी बॉडी पे कुछ लगा है। उसे निकालने की कोशिश सुकुमो करता है मगर वो मार खाता है। सुकुमो को रॉक ने उठाया मगर यूगो ये कहता है कि उसे छोड़ दो एंड रॉक ऐसा करता भी है। वो यूगो के पास जाता है और वो यूगो पे हमला करे कि उससे पहले ही वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके कार्ड को निकाल लिया है सुकुमो ने। वो इसे जानता है, साथ ही जिमी भी इस कार्ड को पहचानता है। फिर इलाज करवाने के लिए जुगो डॉक्टर के पास आया है, उसका इलाज होता है। निको से उसे पता चलता है कि रॉक अभी बस बेहोश हुआ है और निको को भी ये याद आता है कि उसने भी उस कार्ड को कहीं पे देखा है मगर कहाँ उसे ये याद नहीं है। तभी सुकुमो ये बताता है कि वो कार्ड बिल्डिंग नंबर 5 के किसी कैदी का है। सुकुमो का बिना मास्क का फेस देखकर ये दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो एक निंजा है। फिर सुकुमो को ये याद आता है कि नंबर 58 की बॉडी के ऊपर इस कार्ड का यूज किया जा रहा था और जिमी भी आगे ही बढ़ रहा था। उसकी मुलाकात किटी नित्सुबा से होता है। उससे जिमी को ये पता चलता है कि इस कार्ड का यूज नंबर 58 पे किया जा रहा था और यहाँ पर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि नंबर 58 ने ऐसा किया क्यों। क्या ये सही में उसने किया है, क्योंकि हर पल ही सुकुमो उनके साथ था मगर उसने तो कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया। अब यहाँ पर बैठ कर सोचने से अच्छा है कि जाकर सीधा ही बात करे, ऐसा एडवाइस देता है उनो। एंड ऐसा करने के लिए आगे बढ़ तो जाते हैं मगर जिमी ने आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। यूनो ये बताता है कि उसके फ्रेंड रॉक के साथ कुछ हुआ है और इस बात का पता उसे लगाना है, मगर जिमी उसे अंदर जाने से मना कर देता है। तभी ही यूनो ये बताता है कि अगर तुम मुझे वहाँ नहीं जाने दोगे तो मैं अपने तीनों दोस्तों के साथ वहाँ पे जाऊंगा एंड ऐसा करके तुम्हारा ही घाटा होगा, तो पार्टनरशिप कर लेते हैं कि हमें तुम जाने दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एंड जिमी बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है क्योंकि उसे यहाँ से जाना है यामाटो एंड बाकियों से मिलने के लिए, इसलिए वो कंफ्यूज है कि वो करे क्या। एंड बहुत देर तक सोचने के बाद वो मान जाता है। फिर ये सभी ही जिमी के साथ चले आते हैं बिल्डिंग नंबर 5 के सामने। जिमी बात करता है सुरुन से, तो सुरुन ये बताता है कि अंदर कोई भी गार्ड नहीं है मगर किम वो कहाँ गए हैं वो ये नहीं बता पाता है। फिर गेट अपने आप ही खुलता है। ये आगे बढ़ते हैं तो जिमी एक केज में फंस जाता है। उसे लगता है कि बाकी लोग फंसे हैं मगर फंसा तो वही है। जिमी फंसा है, इसी वजह से ही ये दोनों ही हंस रहे हैं। अब ये हंसी रहे थे कि तभी ही इनके नीचे की जमीन ही खत्म हो जाती है। इसके वजह से ये नीचे
नीचे चले जाते हैं और जिमी से मिलने के लिए यहाँ पर इनोरी आया है। दूसरी तरफ ये सभी स्लाइड करके लियोन के पास चले आते हैं। इस तरह से आने के लिए इन्हें मार पड़ता है। यहाँ पर नंबर 58 भी है। यूनो ये बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है एंड नंबर 58 सभी को शांत होने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ से कोई गुजर रहा है। एंड दूसरी तरफ इनोरी जिमी को लेके आगे बढ़ रहा था। उसके हाथों में हथकड़ी लगी है एंड उसे जेल में रखा जाता है एंड जिमी के सामने ही मंकी मैन भी है। मगर जिमी, मंकी मैन एंड बाकी लोग यहाँ पर कैद क्यों हुए हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि बिल्डिंग नंबर 5 मंकी मैन के बड़े भाई का है एंड यहाँ पर उसका राज चलता है और ये कुछ तो प्लान कर चुके हैं। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे भी बढ़ जाते हैं एंड हमें ये पता चलता है कि उसका नाम इंकी गोकू है, जो कि खुद भी जेल में बंद है क्योंकि उसने किसी को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा करवाया था। यहाँ पर इनो परेशान हो रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो अलविदा उसका भी करवाया जा सकता है। और यहाँ से निकलने के लिए जुगो जेल को ओपन करता है मगर अंदर निको कुछ ढूंढ रही है। वो उसका मेडिसिन बैग होता है क्योंकि वो खो चुका है एंड हाजुकी के पास से नंबर 71 जाता है जिसके हाथ में वही बैग है। फिर हम मंकी मैन को देखते हैं जो कि किसी काम को कर रहा है मगर तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि घायल है। वो ये बताता है कि जेल ब्रेक हुआ है और ये काम इनकी का है। इस बात को सुनने के बाद मंकी मैन यहाँ से निकलने लगता है। हमें यह भी पता चलता है कि इनके मैन के साथ एक और पर्सन है, उसका नाम रुका है। एंड फिर सामन की मुलाकात रुका से होता है। रुका ये बताता है कि तुम अगर कुछ जाना है तो अपने पीछे खड़े हुए पर्सन से ही जान लो क्योंकि उसके पीछे ही इंकी खड़ा है। और वो सामन को पंच करके दूर कर देता है। सामन ये बताता है कि वो इंकी को यहाँ से नहीं भागने देगा, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर। रुका ये बताने लगता है कि बिल्डिंग नंबर 5 का ओरिजिनल गार्ड इंकी है एंड उससे सामो नहीं जीत सकता है। तभी ही पीछे ही वहाँ पर इनोरी भी चला आता है इन दोनों को फेंक कर, यानी कि वो भी इनके साथ है। वो ये भी बताता है मैं इनके साथ इसलिए भी हूँ क्योंकि तुम काफी कमजोर हो, तुम जिमी को तो सरपास कर नहीं सकते हो, इसीलिए ही मंकी मैन को जेल में रख दिया जाता है। एंड इस तरह से मंकी मैन जेल में आया एंड वो 2 कैदी भी। एंड अब क्योंकि यहाँ पर सामन के साथ ही जिमी भी फंसा है, इसी वजह से ही जिमी सामन को ये बताता है कि तुम्हें तो ये पता होगा ही कि तुम्हारा भाई अब एक कैदी है एंड इसीलिए तुम्हें उसे खत्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये सभी आगे बढ़ ही रहते तभी ही जिमी का बैज मिलता है। जुगो को उसे समझ आ जाता है कि सरफेस पे जिमी है, इसलिए यूनो ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ से अगर भाग भी जाता है तो वो भगोरा ही कहेगा, तो उससे पहले भागने से पहले वो बाकियों को बचाएगा। ऐसा करके शायद से वो यहाँ से भागे या फिर यहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस काम के लिए शुरू में यूगो नहीं मानता है क्योंकि वो ये बताता है कि जिमी तो ऊपर है मगर उसे मार पड़ती है, कहते हुए कि उसका बैज यहाँ मिला है। इसी वजह से ये फैसला करते हैं कि उन्हें जिमी को ढूंढना है। ये सभी ढूंढने के लिए लग जाते हैं। ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा होता है। थोड़ी देर तक खोज करने के बाद इन्हें कुछ आवाजें आती हैं। दरअसल ये आवाजें 2 और कैदियों की होती है जो कि क्लो एंड हान होते हैं। ये दोनों ये बताते हैं कि ये यहाँ से किटी के साथ जा रहे थे अपने बॉडी को ट्रेन करने के लिए, मगर किटी के साथ ही ये पकड़े गए। अब क्योंकि यहाँ पर हान को ज्यादा ही बोल रहा था, इसी वजह से ही उसे लियोन पीटता है काफी देर तक एंड फिर उन्हें रिलीज किया जाता है। फिर ये सभी यहाँ के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे एक साथ मिलकर। फिर ये अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिन्हें आसानी से खत्म किया जाता है। एंड फिर यूनो को ये पता चलता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी है जिसकी वजह से वो डर जाता है, मगर उसे ये बताया जाता है कि अगर वो शांत होकर सभी ही कामों को करेंगे तो उन्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। इस बात पर कॉन्फिडेंट हो जाता है यूनो। वो ये कुछ कहने लगता है इसी से रिलेटेड, मगर उसके बालों को कोई खींच रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बी ही होता है। फिर ये सभी भाग रहे हैं क्योंकि इनके पीछे ज़ॉम्बी की पूरी ही आर्मी पड़ चुकी है, इसलिए क्योंकि ये चिल्ला कर भाग रहे हैं। यहाँ पर कुछ ट्रैप्स में भी फंसते हैं ये दोनों ही। फिर ये सभी ही भाग रहे हैं फिर से एंड नंबर 58 यूगो के ऊपर है। सभी एक ऑफिस के सामने है। टेप की वजह से कोई भी ज़ॉम्बी आगे नहीं बढ़ रहा है, इसी वजह से सभी अंदर चले आते हैं। एंड फिर निको की हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उसे उसकी मेडिसिन चाहिए। उस मेडिसिन को ना पाकर यहाँ पर पानी ढूंढने के लिए जुगो निकल जाता है। अंदर वो ये पाता है कि यहाँ पर तो काफी सारे कैदी के रिपोर्ट्स रखे हुए हैं। एक रिपोर्ट से जुगो हैरान हो जाता है। फिर हमें इनकी बातें बताई जाती है जहाँ पर पता चलता है कि इनकी को किसी ने खत्म किया था काफी ज्यादा ब्रूटल वे में। असली में खत्म नहीं किया था बल्कि उसे इंजर किया था। एंड ये और कोई नहीं बल्कि ब्लेड मैन होता है। यहाँ पर जुगो को पता चलता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। फिर यूनो के आ जाने की वजह से यहाँ से जुगो निकल जाता है कहते हुए कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं एंड जुगो खुद में यह सोच रहा था कि वो क्यों अपने पास्ट के बातों को भूल चुका है एंड क्या वो अब एक इंसान है, क्या वो खुद को एक इंसान कह भी सकता है या नहीं। तभी ये एक नई जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर लियोन ये बताता है कि इन्हें संभल कर रहना है। एंड तभी लियोन पे हमला होता है क्योंकि वहाँ पर एक पर्सन चला आया है जिसका नाम रोकोयुकी है। फिर लियोन एंड रोकोयुकी में लड़ाई होने लगती है। उसके पास जो स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा यूनिक है
उसका नाम डियर हुक स्वॉर्ड है क्योंकि उसमें काफी सारे हुक है एंड वो काफी आसानी से अटैक कर पा रहा है लियोन पर। इसी वजह से ही पीछे से नंबर 58 उस पर हमला करके उसे दूर कर देता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि लियोन पर और ज्यादा हमला हो। ये पता चलता है कि लियोन शायद से उस पर्सन को जानता है एंड फिर ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं। मगर तभी ही लियोन एंड नंबर 58 ने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रहकर वो औरों को रोकेंगे आगे बढ़ने से एंड इसलिए ही बाकियों को यहाँ से अकेले ही आगे जाना पड़ेगा। सभी आगे बढ़ने लगते हैं मगर वो ये नोटिस करता है कि उस गेट को बंद किया जा रहा है। इसी वजह से ही वो इनके पास आते हैं कहते हुए कि तुम गेट को क्यों बंद कर रहे हो। ये दोनों ये बताते हैं कि सुनो जुगो, तुम ही हो वो जो जिम्मी को बचा सकता है क्योंकि तुम ही लॉ को खोल सकते हो, जाकर उसे बचाओ क्योंकि वो बच गया तो हम बचेंगे एंड मुझे यकीन है कि तुम अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम में पावर्स है। एंड फिर वो बाकी रूम को भी तबाह कर देते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों ही बातें कर रहे थे एंड बाकी लोग निकल चुके हैं। हमें ये पता चलता है कि पास्ट के सीन में लियो ने बात किया था रॉक से जुगो के बारे में। उसे ये पता चला है कि जुगो एजुकेटेड नहीं है क्योंकि उसके साथ बचपन में काफी बुरी चीजें हो चुकी हैं एंड वो मस्त मलंग है, उसके मन में जो आता है वही करता है। जुगो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर उसका दिल काफी ज्यादा साफ है, इसी वजह से ही उसने रॉक की मदद की एंड बाकियों को भी वो मदद करता ही रहता है। मगर ऐसा लियोन के साथ नहीं है क्योंकि वो खुद को काफी ज्यादा कमजोर मानता है। हालांकि उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की ताकि वो दूसरों को बचा सके, लेकिन जब उस ट्रेनिंग का यूज करने का समय आया तो वो कुछ भी नहीं कर पाया, वो नहीं बचा पाया सामन को एंड फिर वो इस तरह से यहाँ पर फंस गया, वो भी इनकी से मार खा के। एंड फिर जब उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, उसे कौन सी चीज चाहिए, तभी ही उसे आकर किसी ने बचाया जो कि जुगो था। उसने उसे फ्रीडम दी यानी कि आजादी, जिसे उसकी तलाश थी। इसी वजह से ही अब वो जुगो को बचाने के लिए यहाँ पर लड़ेगा एंड यहाँ पर 2 और पर्सन आ चुके हैं जिनमें से एक हाजी मादी सुअर है। अब ये दोनों ही लड़ने का फैसला कर चुके हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि ये दोनों ही जानते हैं इन दोनों को एंड इस वजह से ही लड़ाई होती है शुरू। लड़ाई में शुरू से ही रोकोई की काफी सारे अटैक्स कर रहा था मगर फोकस होने की वजह से आसानी से ही लियोन उसके स्वॉर्ड को तोड़ता है, साथ ही उसे भी पीट कर दूर कर देता है। एंड अंदर यहाँ पर बातें चल रही है जहाँ पर हान ये बता रहा है जुगो को कि उसे अपने टैलेंट पे, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा लो कॉन्फिडेंट फील होता है। एंड तभी उसे ये आकर बताता है यूनो की तू सिंगल ही मरेगा, मगर यूनो को ये बताता है जुगो की ऐसा नहीं है। अब ये सभी बातें कर ही रहे थे मगर तभी ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर निको नहीं है एंड दूसरी तरफ सुअर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है क्योंकि रोकोई की काफी ज्यादा कमजोर है। लड़ने से पहले सुअर को ज्यादा ही अपनी तारीफें कर रहा था, इसी वजह से ही उसकी तारीफों में अपनी पावर दिखाने के लिए उसके मुंह को बंद करने के लिए नंबर 58 उसे पंच करके दूर कर देता है। ये कहते हुए कि अगर उनसे लड़ना है तो पहले मुझसे लड़ो। एंड निको यहीं पर होती है एंड यहाँ पर निको को पाकर नंबर 58 उसे पहले थोड़ा सा डरता है एंड फिर उसे बैठा देता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि उसे फाइट में इंक्लूड किया जाए। एंड फिर वापस से फाइट शुरू हो जाती है एंड फिर लियो ने फील करता है कि चिंता करता है नंबर 58 दूसरों की भी। फिर फाइट शुरू होती है एंड फाइट के कुछ देर बाद ही पॉइजन गैस का यूज करता है सुअर एंड ये दोनों ये मानते हैं कि पॉइजन गैस को सुअर नहीं बना सकता है, इसलिए इसका क्रिएटर कोई और है जो कि नंबर 71 है। फिर हमें पास्ट में ले जाया जाता है क्योंकि पता चलता है कि नंबर 71 एंड लियोन दोनों ही काम कर रहे थे सुअर के लिए क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे एंड ये उनका काम था और इन्होंने खुद से ही किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसी वजह से इनके दिल में शांति है। एंड यहाँ पर नंबर 58 भी काम कर चुका है। उसे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर लियोन इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसे अपनों को प्रोटेक्ट करना है, मगर वो यहाँ पर गलत काम के लिए गलत पर्सन के साथ जुड़ चुका है सही मकसद से, क्योंकि पास्ट में इसी सुअर ने ही उसके सेंसे को खत्म किया है। सेंसे के शरीर में थोड़ी सी जान बची थी एंड बाकियों की जान बचाने के लिए उन्होंने लियोन को सुअर के साथ भेज दिया क्योंकि बाकियों को बचाने के लिए एक को कुर्बान करना अच्छी बात होती है। एंड फिर नंबर 71 को ये कहा जाता है कि उसे पॉइजन बनाना है जिसके लिए वो नहीं मानता है। इसी वजह से सूर्य ये बताता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा हाल इसके जैसा कर दूंगा। और लियोन को इतना ज्यादा टॉर्चर फेस करता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए नंबर 71 मान जाता है। प्रेजेंट में सुअर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे निको रोकती है। वो ये बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं रुकी है कि वो रुकना चाहती है, बल्कि उसकी मेडिसिन की वजह से वो कमजोर हो जाती, उन पर बोझ बन जाती। इसी वजह से ही वो यहाँ पर रुकी है और वो मदद करेगी क्योंकि उसे हीरो बना है नंबर 58 के जैसा। पर तभी उस पर अटैक होता है पॉइजनस नीडल से, मगर उससे निको को कुछ भी नहीं होता है, वो और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। दूसरी तरफ ये सभी परेशान है क्योंकि इनके पास निको नहीं है और निको के ही किसी बात से परेशान हो रहा है यूनो। दूसरी तरफ निको की पावर बढ़ चुकी है, वो काफी सारे अटैक आसानी से कर रही है सुअर पर, मगर हमला खाकर वो नीचे गिर जाती है। उसी के पास नंबर 58 आता है बताते हुए कि बस तुमने बहुत कर लिया, अब मुझे लड़ने दो। मगर निको लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है एंड इस बार उसे लियोन रोकता है। वो उसे लेकर आगे बढ़ रहा है क्योंकि अब हथौड़े के वार से ब्लास्ट भी हो रहा है एंड तभी ही रोकोइकी की वजह से इन पे अटैक होता है क्योंकि वो अब चियोन का यूज कर सकता है। एंड अभी नंबर 58 भाग रहा है, वो चियोन का यूज नहीं करना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि निको को कोई भी परेशानी हो एंड इसी वजह से उसे काफी ज्यादा मार पड़ती है। अपने मास्टर को बचाने के लिए निको आगे तो बढ़ती है मगर उसे भी चौक स्लैम देता है सुअर एंड वो निको का गला दबाने लगता है। इसके वजह से निको को सांस लेने में परेशानी हो रही है
उसे लग रहा है कि वो मर रही है। इसी वजह से ही वो खुद से ही अंदर बातें करती है। पता चलता है कि उसके अंदर 2 पर्सनैलिटीज है एंड एक पर्सनैलिटी ट्रिगर हो जाती है क्योंकि निको को बचाना है एंड वो बाहर आती है। दूसरी तरफ उन्हें यह बताता है कि मेडिसिन निको के पावर्स को ट्रू सेल्फ को छुपाने के लिए यूज की जा रही थी ताकि उसका दूसरा पर्सनैलिटी बाहर ना आए। इसी वजह से उसे कैसे भी करके मेडिसिन पहुंचाना पड़ेगा निको के पास। निको यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी है क्योंकि उसे मेडिसिन चाहिए, उसे ठीक होना है। वो लड़ने लगती है, वो पागल हो चुकी है, उस पर अटैक होता है मगर वो उस अटैक को रोकती है। ये कहते हुए कि ये तुम्हारा अटैक है, तुम ही लो। एंड सूर उस पर अटैक करेगा उससे पहले ही ऊपर से नीचे आके वो उसे ही काटती है। सूर को बचाने के लिए रोकोइकी भी नहीं आ सकता है क्योंकि उसे उसके इल्यूजन से दूर कर देता है नंबर 58। और अभी सूअर निको पे हावी हो रहा है, वो उसे पकड़े हैं एंड निको को अपनी पास्ट की यादें आती है। यहाँ पर वो एक एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए थे, इसी वजह से ही निको पर काफी सारे ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। प्रेजेंट में सूअर उसे पीट रहा है एंड वो भी कंफ्यूज है कि आखिर ये है क्या। तभी ही नंबर 71 आके ये बताता है कि यही अंजाम होता है जब तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो, ये ड्रग का शिकार है। एंड निको अटैक करती है नंबर 71 पे क्योंकि उसके पास ड्रग है, ऐसा उसे लगता है। निको के अटैक की वजह से खून बहने लगता है नंबर 71 का एंड मौके का फायदा उठाकर नंबर 71 इंजेक्शन मार देता है। और अब सूअर दोनों पे अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है मगर तभी उसे इंजेक्शन लगता है एक नए ड्रग का, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा एंड वो भी। नंबर 71 ये बताता है कि वो शुरू से ही सूअर का दुश्मन है क्योंकि सूअर काफी बुरे काम करवाता था उससे एंड वो भी बुरे काम ही करता था। यहाँ तक कि नंबर 58 पे भी एक्सपेरिमेंट कर रखा है इन्होंने। अपने साथ ऐसा हुआ देखकर सूअर अटैक कर देता है नंबर 71 पर। सूअर और अटैक करे उससे पहले ही उन्हें बचाने के लिए आ चुके हैं ये दोनों। और इन दोनों का रिएक्शन इतना अच्छा नहीं है नंबर 71 के खिलाफ क्योंकि नंबर 71 ने कुछ खास अच्छे काम नहीं किए हैं इससे पहले। मगर सही में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये बात नंबर 58 को भी पता है कि एक्सपेरिमेंट से उसे और किसी ने नहीं बल्कि नंबर 71 ने ही बचाया है। वो रो रहा है। उसी वक्त निको भी होश में आ चुकी है एंड वो नंबर 58 को रोता हुआ ही पाती है। इसके बाद निको को ये याद आता है कि वो यहाँ पर आने के बाद ही मुस्कुराना सीखी थी। अच्छे पल और कंटिन्यू नहीं होते हैं क्योंकि वो सूअर जाग चुका है। वो ये बताता है कि तुम कमजोर, मुझे नहीं हरा सकते हो। कमजोर सुनते ही ये तीनों ही लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। लड़ाई शुरू होती है, ब्लेड से अटैक करता है नंबर 71 मगर वो मिस होता है। फिर लियोन अटैक करने लगता है अपने हाथों से ही और कामेहामेहा का यूज करता है नंबर 58 मगर वो भी मिस होता है। फिर ये दोनों ही अटैक करने लगते हैं अपने हाथों पाँव से एंड इसके बाद ही नंबर 71 किसी स्मोक को रिलीज करता है। इसके वजह से सूअर नीचे डाउन हो जाता है क्योंकि स्मोक की मदद से इंजेक्शन का पावर अप हो चुका है, वो एक्टिवेट हो चुका है एंड बहुत से मेडिसिन है जो कि नंबर 71 ने तैयार किए हैं खास तौर से सूअर के लिए। तभी नंबर 71 को पास्ट की बातें याद आती है जहाँ पर वो सामन के साथ था। सभी लोग इस सामन को ट्रेडर धोखेबाज मानते हैं मगर वो काफी ज्यादा अच्छे दिल का होता है क्योंकि उसने नंबर 71 के फीलिंग्स को समझा है। ये समझा है कि वो बुरे कामों से हट चुका है और अब वो अच्छे काम करना चाहता है। एंड प्रेजेंट में सूअर को खत्म करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वो काफी ज्यादा तकलीफ में है एंड एक चुटकी बजाने से ही वो बेहोश होता है। जी हाँ, तुमने सही सुना, वो मरा नहीं है, वो बेहोश हुआ है। एंड इसके बाद निको आती है इनके पास क्योंकि वो ठीक हो चुकी है एंड उससे नंबर 71 थोड़ा सा डरावना लगता है जो कि नंबर 71 के लिए बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि इससे पहले तो निको डरावनी थी। निको का इलाज किया जाता है एंड फिर ये दोनों ही इस पर्सन को पीटने लगते हैं क्योंकि इन्हें जानकारी चाहिए। नंबर 71 ने रोकोइकी को उठा लिया है। ये आगे बढ़ते हैं एंड यहीं पर ही निको डर चुकी है क्योंकि उसे पता है कि किसी को खत्म किया है इनकी ने। नंबर 58 ये बताता है कि पास्ट में उसकी मदद सामन ने की थी एंड इसलिए ही वो उसकी मदद करना चाहता है। इस बात को सुनते ही निको को ये याद आता है कि कैसे जुगो ने उसकी मदद की थी, इसलिए ही उसके दिल से अब डर हट चुका है क्योंकि उसे भी जुगो को जाकर बचाना है। एंड रेस्टोरेंट में सुकुमा ये सोच रहा है कि कुछ देर पहले ही वो दोनों ही ठीक थे, तो ऐसा क्या हुआ कि वो बदल गए? क्या इसमें उस नए गार्ड का हाथ है? उसे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। तभी सुकुमा को कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाजें इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पर एक नया पेशेंट आया है जो कि और कोई नहीं बल्कि सामन की ही बड़ी दीदी है। एंड निको को बचाने के लिए यहाँ से निकलना चाहता है मगर उसे सभी लोग रोके हुए हैं क्योंकि ये सभी मानते हैं कि निको नंबर 71 एंड 58 के साथ है तो वो सेफ होगी। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। ये शायद से किसी ट्रैप की वजह से हुआ है। पानी की वजह से सभी बच चुके हैं मगर जुगो नहीं एंड उसे बचाने के लिए इन्हें CPR का यूज करना पड़ेगा। इसी वजह से ही ये रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं जहाँ पर क्लो हार जाता है और वो जुगो को ठीक करता है। फिर हानवॉल को देख रहा है, उसे एक दरवाजा दिखता है एंड वो जुगो की मदद से उसे खोलता है। ये सभी एक रूम में चले आते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। इसी वजह से ही डर रहा है एंड फिर हान एक ज़ॉम्बी की बॉडी से कुछ निकालता है और उसे यहाँ पर थोड़ी सी और खोजबीन करनी है। इसी वजह से ही वो यहाँ पर रुक जाता है, बाकी लोग आगे जाते हैं। फिर थोड़ी सी बात करने के बाद और कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद इन्हें एक नया पर्सन मिलता है जो कि और कोई नहीं रुका है और उसे देखकर ये सभी घबरा जाते हैं। वो उन्हें सीरियस नहीं ले रहे हैं एंड उसे लगता है कि किटी सुबह के जैसा है। अब इसीलिए ही रुका अटैक करवा देता है और साथ ही किटी सुबह को भी रुका ने पकड़ रखा
रखा है और अपने सभी कैदियों को बचाने के लिए किटी इनुसुबा यहाँ से निकलना चाहता है। वह बताता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकलने देते हो तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक प्रेजेंट है जो कि बहुत सारा मेकअप है। एंड इस बात को सुनते ही रुका सोच में पड़ जाता है कि वो इसे निकाले या नहीं। तो दूसरी तरफ अब भी सभी से बचकर ये सभी भाग रहे हैं और इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर क्लो अटैक करता है। एंड इन्हें बचाने के लिए सभी से हान यहाँ पर मिसाइल से अटैक करता है। इस मिसाइल को उसने बनाया है वो भी रॉ पार्ट से, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इसके बाद ही एक और नए वेपन का यूज करने लगता है हान, जो कि उसने ही क्रिएट किया है। इसके बाद अब इन्हें यहाँ से निकलना है। जुगो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। बाकियों के कहने पे वो यहाँ से निकलता है मगर उसे रुका पकड़ता है। अब जुगो पकड़ा जा चुका है। इस बात पे क्लो काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जुगो कमजोर है। रुका ने फैसला कर लिया है कि जुगो अगर उसे परेशान करता है तो वो भी जुगो को नहीं छोड़ेगा। एंड वो कुछ और कहे कि उसे पहले ही पीछे से आकर अटैक कर देता है क्लो। एंड इसी मौके का फायदा उठाकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद क्लो ये बताता है कि जुगो उसके साथ नहीं आ सकता है। साथ ही क्लो को ये भी लगता है कि जुगो कुछ उससे छुपा रहा है। एंड वो कौन सा रीजन है जिसका वजह से जुगो हर एक ताले को ही खोल लेता है, वो ये जानना चाहता है। मगर आकर उसे यूनो रोकता है क्योंकि उसे लगता है जुगो बस स्लो है उनसे। फिर हान एंड क्लो आगे बढ़ते हैं तो जुगो से बात करने लगता है उनो। वो ये समझाता है कि उसे यकीन है कि जुगो जो भी कर रहा है अच्छा ही होगा। एंड उसे ये भी यकीन है कि जुगो अपनी असलियत भी एक दिन बताएगा उसे, क्योंकि उसे भरोसा है जुगो। जुगो अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हो जाता है मगर तभी अटैक होने की वजह से उसे भागना पड़ता है। एक पर्सन अटैक करता है एंड वो पर्सन अभी जुगो के पास है तो दूसरी तरफ यहाँ पर रुका भी चला आया है और अभी जुगो को मार पड़ रही है। जुगो को बचाने के लिए उनो आगे आता है। कुछ देर बचने के बाद वो भी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर ये दोनों फंसे हुए हैं तो यहाँ से निकलने के लिए क्लो निकल जाता है मगर हान उसे बताता है कि वो उसका साथ नहीं देगा। उनो पे अटैक करने के लिए रुका तैयार है। जुगो भी काफी ज्यादा घबराया है। वो अटैक करे कि उसे पहले उसके हथियार को तोड़ा जाता है। यह क्लो ने किया होता है एंड वो एक एक करके औरों को खींचने के साथ ही जुगो एंड उनो को भी खींचता है अपनी एक स्ट्रिंग की मदद से, जो कि उसका वेपन होता है। इस वेपन को देखकर उनो काफी ज्यादा इम्प्रेस है मगर वो गुस्सा इस बात से है कि इस वेपन का यूज पहले क्यों नहीं किया क्लो ने, इसलिए ही वो लड़ने लगता है। क्लो भी पीछे नहीं हटता है। एंड बाकी लोग यहाँ से भाग तो चुके हैं मगर वो कहाँ गए हैं इन्हें इनका पता है। दूसरी तरफ इन दोनों की लड़ाई चालू है तो हान जुगो को ये बताता है कि क्लो उसे इनडायरेक्टली मोटिवेट करना चाहता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने और उनके साथ कम अप एंड कीप अप कर सके। अब हान के कहने पर ना चाहते हुए भी क्लो मान जाता है इन सभी को यहाँ से निकालने के लिए। वो अपना प्लान हान को बता चुका है मगर वो बाकी लोगों को अपना प्लान नहीं रिवील करना चाहता है। फिर प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए अपने बॉम्ब का यूज करता है जिसका वजह से रुका बाहर आता है। रुका ये समझ चुका है कि वो घिर चुका है स्ट्रिंग से, इसीलिए ही वो स्ट्रिंग खींचने पर ही नीचे चला जाता है बचकर। मगर एक स्ट्रिंग अभी उसके पीछे है एंड दो लोग आ चुके हैं अटैक करने के लिए तो अपने स्ट्रिंग का यूज करके वो रुका को बाहर निकालता है। इसके बाद ही यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने स्ट्रिंग का यूज कर रहा है क्लो तो अपने वेपन्स का यूज कर रहा है हान। ये दोनों ही अपने पावर्स का यूज करके जाल बना लेते हैं एंड फंसा देते हैं बाकियों को। एंड यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा है रुका क्योंकि पानी को जमा चुका है हान और वो वॉल्स को उठाकर इन्हें केज में बंद करता है। एंड अगले पल ही अपने सभी ही फायर क्रैकर्स का यूज करके वो वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं और इस तरह से इनका प्लान कामयाब होता है। मगर अगला ही पल क्लो ये नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि अब उस वॉल को तोड़ के बाहर आ चुका है रुका। वो ये बताता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कम समझा लेकिन अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। इन सभी एक्सप्लोजन्स की वजह से अंदर किटी इनुसुबा काफी ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसका कोई भी सुपीरियर उसे बचाने के लिए नहीं आया है। दूसरी तरफ रुका अपने विंड पावर का यूज करता है एंड ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में मगर ये सभी बचे हुए हैं अभी। एंड वहीं पर क्लो ये बताता है कि तुम यूजलेस हो जुगो। इसके बाद यहाँ से जाने के लिए जुगो एंड यूनो को कह देता है हान, ये बताते हुए कि वो लड़ना चाहता है क्लो के साथ रुका से। एंड रुका भी अटैक कर रहा है तो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से जुगो एंड यूनो भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ इन दोनों की हालत खराब है मगर ये अब भी लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर जुगो को यहाँ से लौटने का कहता है यूनो क्योंकि वो बचाना चाहता है अपने फ्रेंड्स को। एंड यहाँ पर उनके फ्रेंड्स की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है क्योंकि उनके अटैक्स काम नहीं कर रहे हैं। एंड रुका के अटैक की वजह से धुआं हुआ है, धुआं हटता है तो यहाँ पर जुगो आ चुका है अपना न्यू फॉर्म में। उसे देखकर रुका को ये याद आता है कि इंकी ने यह बताया था कि उसने एक मॉन्स्टर से फाइट किया था एंड वो उस मॉन्स्टर को खत्म करना चाहता है। वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि जुगो ही है। अब इंकी को समझने के लिए वो जुगो को खत्म करेगा, फिर इंकी को समझ पाएगा। रुका अटैक करता है, उसका अटैक पावरफुल तो होता है मगर उसे आसानी से डॉज करता है जुगो। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, रुका भी अटैक करता है। इनके अटैक्स खत्म होते हैं तो जुगो हाफ रहा है एंड वो दूसरे की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस है एंड वो जुगो को यूजलेस नहीं मानते हैं। वो उसकी तलवार की कैसे बनावट हुई है ये पता करने लगते हैं। बट रिमाइंड यू कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसलिए ही रुका अटैक करता है
उसके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसे लगता है कि उसने जुगो को खत्म किया है, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जुगो अब उसके अटैक को भी यूज कर सकता है। जुगो अटैक करता है, उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। रुका के अटैक को वो आसानी से ही ओवर पावर कर देता है, मगर इसके बाद ही वो नीचे गिर जाता है थकान की वजह से। पानी में गिरने की वजह से उसे बचाने के लिए क्लो जाता है एंड उसे वो बचाता है। अब ये बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इनोडी के साथ इंकी आगे बढ़ रहा है। ये लोग बातें किसी गोजो की कर रहे थे एंड सामन को भी पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। इसके बाद ही जिमी एंड सामन में लड़ाई होने लगती है, बहस होने लगती है इसी बात से कि सामन ये नहीं पता लगा पाया कि वो कौन सा पर्सन है एंड वो क्यों आ रहा है। यहाँ पर 2 गार्ड्स आए हैं, ये सुपीरियर्स हैं, इसीलिए ही ये बताता है कि हम यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं, मगर हमारे सुपीरियर खो चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर हैं। बात को सुनते उसे मार पड़ती है। जुगो आकर ये बताता है कि ये सच बोल रहा है। इसके बाद असली सच्चाई उन्हें बताता है। वो ये रिवील करता है कि इनकी यहाँ से भाग चुका है एंड वो कुछ खतरनाक करने वाला है। उसे रोकने के लिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो है कहाँ, मगर ये सुपीरियर्स बात नहीं मानते हैं। इसी वजह से ही हैन एंड क्लो डिसाइड कर चुके हैं कि वो फाइट करेंगे एंड यहाँ से जो एंड उन निकलेगा। वो निकलते भी हैं, मगर लॉक खोलते वक्त ही उन्हों को पकड़ लिया जाता है। उन्होंने ये डिसाइड कर चुका है कि वो जुगो को यहाँ से निकलने देगा क्योंकि उसे सभी को ही बचाना है। इन बातों के बीच में जुगो को वो यादें आती है जहाँ पर सपोर्ट कर रहा था उन्हों उसे एंड उन्हों के ही कहने पर वो यहाँ से निकलता है एंड अभी उन्हों पकड़ा हुआ है, इसलिए ही उसे बचाने के लिए यहाँ पर हान आता है। वो उसे खींचने लगता है जिससे उन्हों को ही तकलीफ होती है, मगर वो क्लो की मदद से बचता है। यहाँ पर वो सुपीरियर्स आ चुके हैं, इसलिए ही उन्होंने ये बताता है कि इसी की वजह से ये सब हो रहा है तो पकड़ो इसे, मगर वो रुका को नहीं पकड़ सकते हैं। उन्हें यह कंफ्यूजन है कि कौन सच बोल रहा है कौन बुरा है, इसी वजह से ही वो पहले कैरियो को पकड़ेंगे, बाद में रुका से बात करेंगे। अब इनसे बचने के लिए हान के पास ये आइडिया है कि इस फ्लोर के ऊपर ही शायद से किटी है, उसे ऐसा लगता है। दूसरी तरफ सभी ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए अपने रूप को चेंज कर चुका है जुगो एंड उन्हों के पास भी एक प्लान है जो कि वो इन्हें बता चुका है एंड वो इस प्लान पे काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ जुगो एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को काटते हुए आगे बढ़ रहा है। लास्ट एपिसोड है इसलिए ही बहुत ही ज्यादा ब्रूटल यहाँ पर खून खराबा होने लगता है। एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को जुगो खत्म कर रहा है। फिर वो जिमी को ढूंढता है। केज में नहीं होने की वजह से वो भागने लगता है जिमी को ढूंढने के लिए। उसके प्रेजेंस को इंकी फील कर चुका है एंड यहाँ पर सुरुन आराम से सीसीटीवी को देख रहा है। ये कहते हुए कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। उसके पीछे किचिरो होता है, उसे ये यकीन है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है एंड अंदर क्या हो रहा है इन्हें इस बात का पता नहीं है एंड अंदर उस गार्ड से बचकर भाग रहे हैं ये तीनों। फिर ये अपने मूव का यूज करते हुए उन्हें रोकने में कामयाब होते हैं। पानी के अंदर हान जाता है, उसकी मुलाकात रुका से होती है एंड अब ये दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं एंड इंकी को ये पता चल चुका है कि इस कैद का कैदी भाग चुका है। दूसरी तरफ और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए जुगो अपना वेपन निकालता है तो इस प्रेजेंस को फील करके इंकी आगे बढ़ने लगता है एंड आगे किचिरो भी बढ़ रहा है। पानी के अंदर रुका का हाथ पकड़ के हान उसे अपने पावर से इम्प्रेस करता है क्योंकि ये पावर लड़कियों के सामने काफी काम आती है। ये उसकी एबिलिटी है कि वो अपनी आंखों से ही बातें करने लगता है, मगर रुका तो लड़का है, वो क्यों काम कर रहा है इस पे ये किसे पता। देन हान इशारा करता है एंड क्लो चाबियों को निकालता है। ये कुछ और कर पाता है कि उससे पहले सुपीरियर्स इन पे हमला करने के लिए इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से ये भाग रहे हैं। अंदर किटी अपने चेहरे को ना देखने की वजह से काफी ज्यादा उदास है। वो नोटिस करता है कि यहाँ से कोई गुजर रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि ये दोनों ही होते हैं जिनके पीछे सुपीरियर्स पड़े हैं एंड उन पे अटैक करने के लिए क्लो अटैक करता है, मगर वो चाबी को भेज देता है किटी के पास। हालांकि उस पे भी हमला होता है, मगर अब किटी ने सुबह बाहर आ चुका है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो दोनों ही सुपीरियर्स को एक एक थप्पड़ मार के यहाँ से बाकी काम करने के लिए भेज देता है। किटी इनसे मिल चुका है, उसे हान से भी मिलना है और उसकी मुलाकात होती भी है। किटी अपने कैदियों की काफी ज्यादा चिंता करता है। वहाँ पर रुका आ जाता है तो किटी उसे लड़ने के लिए तैयार है। रुका के हर एक अटैक को ही डॉज एंड डिफेंड कर रहा है किटी। रुका ये मानता है कि इंकी सही है एंड उसका सक्सेसर रुका को बनना है, इसी वजह से ही वो उसके साथ है। रुका के अटैक को डॉज करने के साथ ही किटी उसके पास जाता है एंड उसे एक थप्पड़ मारता है, यह कहते हुए कि तुमने जो रास्ता चुना है वो गलत है। रुका मान जाता है। वो नीचे बैठा है, अपने मेकअप के खराब हुए हालत में वो रो रहा है। जुगो जो कि ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। जेल के अंदर कैद हुए सामन एंड जिमी को ये पता है कि रिलीज हो चुका है कि एंड वो कुछ तो बुरा करेगा, इसलिए उसे रोकने के लिए अपने हाथ की परवाह ना करते हुए जेल को तोड़ने का डिसाइड कर चुका है जिमी। वो तोड़े कि उससे पहले ही वहाँ पर कोई आता है एंड किटी को ये पता चल चुका है कि जुगो भाग चुका है। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसे ये पता है कि किटी जुगो की पावर डिस्ट्रक्टिव है। वो जिमी के पास है एंड जिमी ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी लियोन आकर क्लो पे अटैक करता है एंड फिर वो सभी से मिलता है एंड इन सभी को हथकड़ियां पहनाई जाती है क्योंकि इन्हें इनके रियल केज में ले जाया जाएगा एंड यहाँ पर ये आगे बढ़े, मगर ये रुक जाते हैं क्योंकि इनके सामने ज़ॉम्बीज़ हैं।
और उनसे लड़ने के लिए किटी नित्सुबा तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ जिमी के सवाल का जवाब जुगो दे रहा है। वो ये बताता है कि वो यहाँ पर भागने के लिए नहीं आया है। पिछली बार जो वो भागा उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि उसके फ्रेंड्स सेफ रहे उससे। लेकिन जब जुगो अपने फ्रेंड से मिला, उनसे बातें किया, तब उसने ये डिसाइड किया कि अब वो नहीं डरेगा एंड वो अपनी लाइफ शुरू करेगा एक नए तरीके से, वो भी यहीं पर। वो ये भी बताता है कि ये सभी ही जिमी की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर वो ना पकड़ा जाता तो वो नॉर्मल ही रहते। एंड तभी सामोन को नोटिस करता है जुगो, ये बताते हुए कि उसने पहले उसे नोटिस नहीं किया। इसके बाद ही वो जिमी को बाहर निकालता है एंड उसके लॉक को भी वो खोल देता है। इसी वजह से ही जिमी उन ज़ॉम्बीज़ को पीटता है एंड वो आगे बढ़ने लगता है। तो जुगो ये कहता है कि मुझे सामोन को भी तो बचाना चाहिए, मगर जिमी मना करता है। सामोन भी मान जाता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए जिमी इस सोच में डूब जाता है कि उसके वजह से ही तो उसके कैदी के बिल्डिंग के सभी कैदी रिलीज हुए हैं। एंड किसी को ये पता चला कि उसके वजह से सभी कैदी भाग चुके हैं, वो खुद भी फंस चुका है, तो उसकी इज्जत की क्या वाट लगेगी। एंड जुगो के कहने पर वो सामोन को रिलीज करने के लिए मान जाता है। जुगो उसके लॉक को खोलता है तो उसे ही पकड़ के सामोन ये पूछने लगता है जिमी से कि तुम कितनी बार भाग चुके हो और तुमने कितनी बार इन्हें भगाया है, मुझे बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है। इस बात को सुनते ही उसे मार पड़ती है जिमी से। देन जेल के बाहर बहुत से ज़ॉम्बीज़ हैं एंड उनसे लड़ने के लिए जुगो एंड जिमी तैयार है। बाकी लोगों की भी हालत खराब है, खासतौर से रॉकी। एंड एक एक करके हम कुछ लोगों को देखते हैं। एक डीमन बाहर आ चुका है, ऐसा शुरून कहता है, क्योंकि बाहर सही में इंकी बाहर आ चुका है एंड उससे लड़ने के लिए जुगो एंड जिमी भी उसके पीछे ही है। मगर हम इस फाइट को इस एनिमे सीरीज के सीजन नंबर 3 में देखेंगे, क्योंकि सीजन 2 हो चुका है खत्म। होप करता हूँ कि तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तुमने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट करो, ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन तुम पाओ। एंड हाँ, लाइक करो, कमेंट करो इस वीडियो को अगर नहीं किया है तो। मिलता है अगली वीडियो में, जाने से पहले प्लीज मेरी इस वीडियो को देख लेना। काफी मेहनत लगी थी लेकिन इस पर व्यूज आए नहीं। इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि शायद से तुमने इस वीडियो को पहले ही देख रखा है, एनिमे को देख रखा है। अगर नहीं तो जाकर देखो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छी एनिमे है, काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन है एंड यूट्यूब ने रिकमेंड नहीं किया किसी वजह से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।